जी, अस्सलाम वालेकुम आप सबको हेलो एंड वेलकम टू ऑल। अगर आप लोग बात करना चाहते हैं तो स्पीकर पे आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मैं जिसका हैंड रेज़ होगा फिर उसको स्पीकर पे ऐड कर देता हूँ इफ यू वांट टू डिस्कस एंड से एनीथिंग। होपफुली आप सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। जी, नासिर अहमद हैं, ये बात करना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया मज़हर भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। पहले तो ये बताएँ कि ये जो पॉलिटिक हुई है हैंडशेक पे, इस पे बात करने की इजाज़त है इस स्पेस में? यार नहीं, आई थिंक क्रिकेट की अगर बात करें तो वो ठीक है, बेहतर है। मैं चलें इस तरह ठीक है, के कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो हैं। ठीक है, ओके अवॉइड कर दो। फिर मैं क्रिकेट पे आ जाता हूँ। क्रिकेट ये कि आप अक्सर स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं, मैं फ़ॉलो करता हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग भी होते हैं, जिस तरह ये इसको छक्का नहीं मारा था और आगा फरहान ने लगाया। लेकिन मुझे एक चीज़ की ये समझ नहीं आती कि कोई इतनी टेक्निकल स्पिन बॉलिंग नहीं थी और क्या कोच जो 6 महीने से या 1 साल से एक फ्रेश टीम को लेके आ रहे हैं, उस फ्रेश टीम ने कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं दिखाया जो पहले टीम खेल रही थी। जो इंटेंट हम जिसकी चीज़ को कहते थे, जो एटीट्यूड कहते थे, आप इसको कैसे देखते हैं आप तकरीबन 8-9 महीने बाद? देखिए, ऐसा है कि जो इंटेंट और जो स्टाइल ऑफ प्ले है ना, वो तो फ़ॉर श्योर चेंज हुआ है पाकिस्तान का। उस पे तो कोई बंदा जो है वो डिसएग्री नहीं कर सकता। आपके अगर 1 ओवर में या शुरू के 2 ओवर्स में 2 आउट हो गए, आप फिर भी देखें कि आपके प्लेयर्स जो है वो अटैक कर रहे थे। ये तो है एक बात कि क्या पाकिस्तान का स्टाइल ऑफ प्ले चेंज हुआ है कि नहीं, तो वो 100% हुआ है। हाँ, अगर ये बात की जा सकती है कि क्या जो पाकिस्तान ने स्टाइल ऑफ प्ले चेंज किया है वो ठीक तरीके से उसको एग्ज़ीक्यूट कर पा रहे हैं, तो उसके ऊपर डिबेट हो सकती है। और देखें, जब आप ऐसी सिचुएशन में जो है ना वो एक लॉजिकल ओपिनियन देना बहुत मुश्किल है कि आपकी टीम हार रही है, आप एक बड़ा मैच हार गए हैं और आप उसके बाद कहें कि नहीं, नहीं यार इनके साथ कंटिन्यू करो, पेशेंस करो। लोगों में इतनी बर्दाश्त और इतना पेशेंस नहीं है कि वो एक इमोशनल सिचुएशन में कोई लॉजिकल बात भी सुन सकें। ये अगर आपकी कोई किसी से आर्गुमेंट भी हो रहा हो, किसी से लड़ाई हो रही हो, कोई बहस हो रही हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, किसी चीज़ से आप अटैच हैं और वो चीज़ आपके मुताबिक नहीं हो रही, तो वहाँ पे लॉजिक काम नहीं करती। अब लॉजिकल बात यहाँ पे ये है कि भई, आप अगर नंबर 8 के ऊपर अगर आज टी20 क्रिकेट के अंदर हैं, टी20 रैंकिंग्स में, तो वो इस टीम की वजह से नहीं है या आप इस अप्रोच की वजह से नहीं है, वो जो 3-4 साल पहले आपकी अप्रोच थी या जो क्रिकेट थी, उसकी वजह से है। अब अगर आप एक नई चीज़ लेकर आए हैं, उसको टाइम दें और वो टाइम 1 सीरीज़, 2 सीरीज़ नहीं है, आपको 1-2 साल देना होगा, 1-2 बड़े टूर्नामेंट्स खेलने होंगे, देन आप जज कर सकते हैं कि हाँ यार, ये चीज़ ठीक हुई है कि नहीं। अगर आप उसको आगे-पीछे करते जाएँगे कि 1 सीरीज़ के बाद चलो दोबारा वही कर लो, तो आप दोनों तरफ से जाएँगे। मैं इस चीज़ से भी चलें कह कह सकता हूँ कि हो सकता है पाकिस्तान का पुराना मेथड ही ठीक हो और ये वाला मेथड ठीक ना हो, लेकिन इस मेथड को गलत साबित करने के लिए आपको उतना इनको टाइम तो देना। इस मेथड के साथ आपने कितने वर्ल्ड कप खेले हैं या कितने एशिया कप अभी आपने खेल लिए हैं? अभी 1 मैच हुआ है जो आप हारे हैं। तो इनको थोड़ा टाइम दें। अगेन जो लोग स्पेस में उन्होंने लेट जॉइन किए, मैंने शुरू में ये बात की थी कि अभी एक इमोशनल सिचुएशन है तमाम लोगों के लिए, फैन्स के लिए, तो लॉजिकल बातें लोगों को हज़म नहीं होती हैं। हम लोग जाते हैं इंडिविजुअल्स के ऊपर, इसको वापस ले आओ, इसको कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आप अगर थोड़ा-सा अपना दिमाग लड़ाएँ, थोड़ा अगर आपके अंदर रिसर्च की कोई सलाहियत है, आप करें, ये चीज़ कभी भी पाकिस्तान को उसने फ़ायदा नहीं दिया पास्ट में। तो ये जो आपका क्वेश्चन था ना कि वो जो इंटेंट हमें नज़र नहीं आ रही और एक जो सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि फॉर समहाउ ये हमेशा ऐसे हुआ है और मैं आई डोंट नो हाउ टू पुट इट कि पाकिस्तान ने जब भी ये चीज़ें चेंज करने की कोशिश की है, तो आगे उनको ऐसी सीरीज़ मिलती हैं जहाँ पे सारे लो स्कोरिंग वेन्यूज़ हैं। आप आजकल तो यार चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं रिसर्च करना, आप स्कोर कार्ड्स निकाल के देख लें जो ढाका में मैचेज़ हुए हैं। मैं पाकिस्तान के मैचेज़ नहीं कर बात कर रहा, पिछले 1-2 साल के मैचेज़ निकालें, दुबई के मैचेज़ निकालें, ढाका के निकालें, ये जो फ्लोरिडा में हुआ है उसको निकालें।
हर लो स्कोरिंग मैच पे पाकिस्तान ने सीरीज़ खेली है उस बांग्लादेश की एक सीरीज़ के बाद, तो वो भी थोड़ा-सा प्लेयर्स को मार्जिन दें। आई एम नॉट डिफेंडिंग देम, लॉट ऑफ मिस्टेक्स, लॉट ऑफ फ्लॉज़, कैप्टेंसी बहुत खराब थी, आपकी अप्रोच ठीक नहीं थी, बैटिंग ऑर्डर ठीक नहीं था, बट डिस्पाइट ऑल दैट, गिव देम सम टाइम। अच्छा काफ़ी लोग अब आ गए हैं, मैं अपनी बात ज़रा छोटी करता हूँ और लोगों को जो है वो मौका देता हूँ। ये हसन मलिक हैं, ये बात करना चाह रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान के क्रिकेटिंग स्टाइल पे तो बाद में बात करते हैं। मेरा आपसे सवाल अभी ये है कि आपका एनालिसिस क्या कहते हैं कि अभी पाकिस्तान और इंडिया का दूसरा मैच पॉसिबल होगा, जो करंट सिचुएशन अभी राइज़ हो रही है मैच रेफ़री अगर आईसीसी मैच रेफ़री को आपको क्या लगता है कि वो रिमूव करेगा? और पाकिस्तान के लिए आसान होगा ये बायकॉट करना, क्योंकि ब्रॉडकास्टर के काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है वायलेंस वो यार, ये अपना मैंने स्पेस के इन्फ्लुएंस है। शुरू में कहा था कि अगर आप कोई जो मेरी मतलब कि मेरे से अगर आपने क्वेश्चन्स करने हैं, तो कोई क्रिकेट के ऊपर ही हो, तो वो बेहतर होगा। मैं अब क्या पॉलिटिकली जो है उन चीज़ों को बता सकता हूँ, मुझे तो पता भी नहीं, ना मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। तो मुझे भी उतनी ही इन्फॉर्मेशन है जितनी आप लोगों को है, मैं तो अभी सो के उठा हूँ, तो मुझे पता चला है कि इस तरह की कोई बातें चल रही हैं। मैं भी एक डिफरेंट टाइम ज़ोन में हूँ, तो इस वजह से आई डोंट नो मच अबाउट इट। अच्छा, ये और कुछ लोग हैं, ये याशर या यशर खान हैं, ये बात करना चाह रहे हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मज़हर भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और काफ़ी अर्से से सुन रहा हूँ आपको। जी, बहुत-बहुत और शुक्रिया। आपको ट्वीट आपकी बड़ी अच्छी आप स्टैटिस्टिशियन देते हैं। मैंने आपसे ये पूछना था कि साइम अयूब जो है, अब हम उसको एज़ अ स्पिनर खिला रहे हैं या एज़ अ बैट्समैन खिला रहे हैं? क्योंकि उसकी अगर आप रीसेंट परफ़ॉर्मेंसेज़ देखें, तो उसने कोई एज़ सच कोई सिग्निफिकेंट परफ़ॉर्मेंसेज़ नहीं दी और मेरा ये ख़्याल है कि जब से वो इंजरी से आया है, तब से उसके साथ कोई इश्यू चल रहा है या उसकी टेक्निक का कोई इश्यू चल रहा है या उसका कोई और इश्यू है, मेंटल इश्यू है कि वो परफ़ॉर्म वैसे कर नहीं पा रहा जिस तरह की उससे एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं। और दूसरा ये कि आपके ख़्याल में कल हमें एक फ़ास्ट बॉलर एक्स्ट्रा नहीं लाना चाहिए था, बजाए इसके कि हम स्पिनर खिलाते या सुफ़ियान मुकीम को रेस्ट दे देते या फिर हम दूसरा जो है वो इब्रार को तो ऑब्वियसली नहीं दे सकते थे, लेकिन सुफ़ियान मुकीम की जगह पे हारिस रऊफ़ को मेरे ख़्याल से खिला सकते थे। थैंक यू। जी, दूसरी बात का तो बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल आंसर है। आप लोग 2 की बात कर रहे हैं, मैं तो 3 की बात करता रहा हूँ कि पाकिस्तान को 3 फास्ट बॉलर खिलाने चाहिए अगेंस्ट इंडिया। आप स्पिन बॉलिंग पे नहीं इंडिया को हरा सकते और 2-3 स्पिनर्स तो आपके पास वैसे ही हैं। आप अब्रार, नवाज़ और साइम के साथ अगर खेल रहे हैं, तो 3 स्पिनर्स तो ये हो गए। उसके साथ 3 फास्ट बॉलर खिलाएँ। बैटिंग आप मतलब कि वो भी एक लंबी डिबेट है कि ये बैटिंग क्यों लंबी करती हैं। और साइम का आपने पूछा था, यार देखें साइम स्कोर कर रहा है, ऐसा नहीं है कि आप उसके हम लोग देखते हैं 1-2 इनिंग्स जो पिछली रिलीज़ होती हैं। आप उसकी पिछली 10-12 इनिंग्स निकालें, उसने स्कोर किए हैं, उसके 2-3 50 भी हैं। अच्छी टीम्स के अगेंस्ट नहीं है, बट ये आपको टी-20 में थोड़ा-सा अगर आप किसी 22-23 साल के लड़के को लेकर आते हैं, वो हम लोग क्रिकेट इतनी ज़्यादा देखते हैं, पीएसएल ये वो, हमें लगता है पता नहीं वो प्लेयर कितना पुराना हो गया है। ये सारे नए प्लेयर्स हैं यार, आप इनके ज़रा कंपैरिज़न करें दूसरे हमने एक तरफ तो हम कहते हैं जी कि इंडिया वाली क्रिकेट खेलो, ये करो। अभिषेक शर्मा को 150 मैच खेलने के बाद जो है या 100 मैच खेलने के बाद वो टीम में आया है, कोई 5-6 उसकी सेंचुरीज़ थी, उसके बाद टीम में आया। हमारे यहाँ पे एक न टैलेंट आता है, उसको सीधा टीम में डाल देते हैं, फिर हम लोग जो है वो इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो ये तो इसके ऊपर बात होती रहती है। साइम आई एम स मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी अच्छी परफ़ॉर्मेंस है, बट आपको बैक करना पड़ेगा। ये कोई तरीका नहीं है कि अब आप जो है वो एक आगे इवेंट आने से पहले दोबारा आप उसके ऊपर तलवार लटका दें। बाकियों ने 4-4 5-5 इवेंट्स खेले हैं ना, तो इनको आप इनको आप 2-3 तो खिलाएँ ना, उसके बाद ही आपको बेहतर पता चलेगा और अगर वो बॉलिंग अच्छी कर रहा है, तो ये तो पॉज़िटिव है यार कि चलो कम से कम एक एरिये में तो वो अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। दैट डज़ नॉट मीन कि वो बॉलिंग नहीं कर सकेगा सॉरी बैटिंग नहीं कर सकेगा। तो आई होप कि वो जो है वो आगे परफ़ॉर्म करे। बट आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है टी20 क्रिकेट में 30-40 मैचेज़ का जो एक्सपीरियंस है वो यंग प्लेयर के लिए ये कोई काउंट नहीं करता। बात सुनने में अजीब है लेकिन फैक्ट यही है। अ, अच्छा ये राज़ हैं ये बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मज़हर भाई मैंने बॉलिंग के ऊपर बात करनी है, वैसे तो बैटिंग पे काफ़ी बात की जा सकती है लेकिन काफ़ी लंबी हो जाएगी। जी, जी। अच्छा, पहली बात ये कि मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 में जो भी बात की है 3 फ़ास्ट बॉलर्स मैं बड़ा इससे एग्री करता हूँ कि 3 फ़ास्ट बॉलर्स होने चाहिए थे हमारे पास। अच्छा, अब 2 तो हमें पता है कि स्पेशलिस्ट होने चाहिए थे, शाहीन के साथ हारिस रऊफ़ या सुफ़ियान की जगह मैं बात कर रहा हूँ या फिर कोई भी आप दूसरा बात कर लें हसन अली, डिपेंडिंग अपॉन द पिच कि आपको क्या चाहिए।
और तीसरे अच्छा ये इस वज़ह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट कल हमने देखा, हमें भी पता था, जो कि उनको नहीं लग रहा था कि पता है कि वो एंगल बना-बना के जहाँ भी स्पिन हो रही थी, तिलक वर्मा ये सारे स्पिन को अच्छा खेलते हैं। बट हम लोग हमारी टीम मैनेजमेंट नहीं समझ पा रही थी कि इंडिया स्पिन से शायद फँसेगी, तो हमने ये नहीं सोचा कि डेथ ओवर्स में अगर म हमें हमारे पास सिचुएशन आ गई, अगर कल स्कोर 160 होता तब भी ये इन स्पिनर्स के आगे चेज़ हो जाना था मेरे एनालिसिस के मुताबिक या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डेथ ओवर्स में या फिर मिडल ओवर्स में बीच में फ़ास्ट बॉलर को ज़रूरत आपको पड़नी थी। और दूसरी बात ये कि जो तीसरा पेसर है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़हीम अशरफ की मैं बात करने लगा हूँ। आपको नहीं लगता या किसी को लगता नहीं है कि यार फ़हीम अशरफ को हम इसलिए खिला रहे हैं कि वो हमें बॉलिंग करके देगा और आखिरी ओवर में 10 रन करके देगा। वो 10 रन तो शाहीन को भी करके दे सकता है अगर आप उसको 1 नंबर ऊपर फ़हीम से भेज देते। उसने 10 बॉलें खेली हुई थी कल। और दूसरी बात ये है कि उसने ओवर तो करवाना नहीं है, अगर उसको नहीं खिलाना तो फिर आप हुसैन तलत को खिला लो। चलो हुसैन तलत को भी नहीं आपने खिलाना और तो फिर आप वसीम जूनियर को खिला लो, तो फ़हीम की जगह आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा ऑप्शन किया जाए जो एटलीस्ट एक चीज़ तो पूरी करके दे? प्लीज़ इसका आंसर कीजिएगा। थैंक यू। जी, आपने मोस्टली ओपिनियंस दिए हैं, वो मैं उस बात से एग्री करता हूँ और आपकी आखिरी बात ठीक है कि फ़हीम की जगह जो है वो एक स्पेशलिस्ट बॉलर ही खेलना चाहिए। अच्छा, ये सैयद मुदस्सिर आलिम हैं, ये बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, वालेकुम सलाम। मज़हर भाई, आपसे बस यही पूछूँगा कि ठीक है, हमने इंडिया के खिलाफ बहुत बुरी क्रिकेट खेली, लेकिन आपकी वाली बात भी ठीक है कि पहले वालों को भी बहुत ज़्यादा हमने मौके दिए, तो इनको भी देने चाहिए। तो ठीक है, अभी मज़ीद कंटिन्यू हमने करना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि अब हमें मज़ीद किन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है? एशिया कप के बकिया मैचेज़, अगर हमारा इंडिया से मैच दोबारा 21 को होता है, अभी जो हालात चल रहे हैं, उसको हटा के बात करें, जो शेड्यूल है, उसके हिसाब से श्रीलंका से भी हमने खेलना होगा, तो हमें उसमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए? फिर उसके बाद हमारा टी20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो किस तरह टीम को वापस जो है वो हमने लेके चलना है और टी20 वर्ल्ड कप में फिर हम अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दिखाएँ? देखिए 2 चीज़ें हैं एक तो ये कि बॉलिंग पूरी करें। पाकिस्तान बहुत देर से अपनी बॉलिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, वो ठीक नहीं है। आप ठीक है ट्राई सीरीज़ जीत गए हैं स्पिनर्स के साथ, लेकिन ये चीज़ रोज़-रोज़ नहीं हो सकती। आप एक फ़ास्ट बॉलर के साथ खेल रहे हैं, यार दुबई में पहले भी क्रिकेट होती थी। हाँ, इतनी देर से दुबई में क्रिकेट देख रहे हैं, एक फ़ास्ट बॉलर वाली क्रिकेट तो मैंने पहली बार देखी है। तो एक तो ये है कि हारिस रऊफ़ को या वसीम जूनियर को इनमें से किसी एक को खेलना चाहिए विद शाहीन। और आपके स्पिनर अब ठीक है, नवाज़ इन पिचेज़ पे है, साइम भी बॉलिंग कर रहा है, अबरार है, 3 स्पिनर्स तो यही हो गए। अबरार और सुफ़ियान को साथ आपने अगर रखना है, तो ये टी20 वर्ल्ड कप की प्लानिंग में हो सकता है कि आप कोलंबो में खेल रहे हैं, आपका मैच इंग्लैंड के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ पड़ गया है, साउथ अफ्रीका के साथ पड़ गया है, वेस्ट इंडीज़ के साथ पड़ गया है, आप वहाँ पे खिला लें, 4 स्पिनर खिला लें बेशक। लेकिन इन कंडीशंस में इवन अगेंस्ट श्रीलंका या इंडिया कोई लॉजिक नहीं बनती कि आप 4 स्पिनर्स खिला रहे हैं। तो आई थिंक के आपके 2 स्पिनर्स जो हैं वो काफ़ी हैं, अबरार एंड नवाज़ और साइम, तीसरा पार्ट टाइमर और इसके साथ आपको 2 या 3 फास्ट बॉलर खिलाने पड़ेंगे। फ़हीम का इस टीम में कोई काम नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि वो टॉप 7 में आके बैटिंग करे। नंबर 8 पे ये एक बहुत लंबी डिबेट है, मैं आई माइट राइट एन आर्टिकल ऑन इट एज़ वेल कि ये नंबर 8 वाला काम बहुत ज़्यादा काम पाकिस्तान ने खराब किया हुआ है। और दूसरा क्या था आपका? यही मज़हर भाई, सवाल मैं एक इसी को कंटिन्यू करूँगा कि मेरे हाँ, सवाल ये दूसरा कि आपने कहा था कि और क्या करना चाहिए, तो दूसरा बैटिंग ऑर्डर है। आई थिंक कि पाकिस्तान ना थोड़ा-सा शायद वो डी ट्रैक हो गया है हसन नवाज़ को लेके। यार हसन नवाज़ पीएसएल में आके उसने सेंचुरीज़ की हैं, 50 की हैं। अब पाकिस्तान उसको नीचे से नीचे पहले उसको 3 से ओपन से 4 पे ले रहे हैं, फिर 5 पे लेकर आए हैं, अब उसको 6 पे ले रहे हैं। अब कल जिस पोज़ीशन पे फ़खर आउट हुआ है, वहाँ पे हसन नवाज़ को आना चाहिए था। सलमान आगा को अगर आना था बैटिंग करने ऊपर आते, तब आता जब आपके शुरू में 2 आउट हो गए थे। उसका काम इनिंग्स को एंकर करना है। तो आप वहाँ पे आके फ़खर की जगह वो आ जाता शुरू में ही आ जाता, इनिंग्स को थोड़ा-सा बिल्ड कर लेता। जहाँ पे फ़खर आउट हुआ है, वहाँ पे हसन नवाज़ को आना है। आई एम नॉट सेइंग हसन नवाज़ आता तो शायद पाकिस्तान मैच जीत जाता, बट आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी-सी इंक्रीज़ हो जाती है। आप जहाँ पे आपने 127 किया, हो सकता है 150 हो जाता। तो ये बैटिंग ऑर्डर और पाकिस्तान का बॉलिंग कॉम्बिनेशन जो आपका क्वेश्चन था कि कौन-सी 2 चीज़ें ठीक करनी है। मज़हर भाई, एक चीज़ और जी, मज़हर जी। भाई, एक जी, चीज़ और कि हम 3-3 ओपनर्स को क्यों दें? वैसे तो पाकिस्तान है, हारिस भी ओपनर है, हसन नवाज़ भी ओपनर है, लेकिन मेरे ख़्याल में अगर आप 2 ओपनर खिला रहे हैं, अगर आप साइम और साहबज़ादा के साथ जा रहे हैं, तो फिर
मुझे नहीं लगता कि फिर आपको फ़खर को खिलाना चाहिए क्योंकि जब आप फ़खर को खिलाते हैं तो फिर आपको उसको या तो 1 डाउन या सेकंड डाउन की पोज़ीशन पे आपको फिर रखना पड़ता है, तो फिर ऑटोमैटिक जो आपके ऊपर के बैट्समैन है वो फिर नीचे होते रहते हैं, जैसे हसन नवाज़ की आपने बात की, तो यहाँ पे भी तो पाकिस्तान जी, जो है वो गलती मैं कर इस बात से भी एग्री करूँगा बट आई थिंक फ़खर एंड साइम बेटर ऑप्शन है। फरहान जो है वो आई एम नॉट श्योर कि वो इस पोज़ीशन के अंदर जो है क्या क्योंकि यार फरहान का भी वही मसला है जो बाकी प्लेयर्स का था कि आपके पास तो रिलीज़ शॉट ठीक है, 1-2 छक्के तो बीच में रिज़वान भी मार देता था। जिस तरह फरहान ने ठीक है, अच्छी बैटिंग की है किसी हद तक। बट वो जो एक होता है ना कि गेम को सिचुएशन के ऊपर लेके चलना या आपको मुश्किल से निकालना, वो तो फरहान ने भी नहीं किया बट अगेन मैं कोई इतना हार्श भी नहीं होना चाहता उस पे, वो भी अभी कमबैक कर आया है, नया है। बट ये मेरा फरहान की इनिंग्स को देखने के बाद ओपिनियन नहीं है, मैं एशिया कप से पहले से भी जो है वो ये बातें हुई थी कहीं पे। आई पर्सनली थिंक कि साइम एंड फ़खर को ही ओपन करना चाहिए। नहीं तो फिर फ़खर को आप 5 या 6 पे कर दें। अच्छा ये महजूर कुरैशी हैं, ये बात करना चाहते अस्सलाम वालेकुम मज़हर भाई, आप ठीक हैं? हैं। जी, जी, मैं ठीक हूँ, आप बताएँ कैसे? मज़हर भाई वीपीएन लगाना पड़ता है आपकी आपकी एक्टिविटीज़ देखने के लिए। चलें बहुत-बहुत तो शुक्रिया। हाँ, मज़हर भाई मेरा ये स्टेटस आप निकाल के दे दो कि जो एवरेज क्रिकेटर ये टी20 का क्रिकेटर एवरेज क्रिकेटर हो या एक्स्ट्राऑर्डिनरी टी20 का क्रिकेटर हो। इसका जो टॉप ऑर्डर का जो पहले 1, 2 एंड 3 नंबर पे होता है, मुझे पता है कि उनका जो क्राइटेरिया होगा वो अलग होगा, जो लोअर ऑर्डर का क्राइटेरिया होगा वो अलग होगा। मेरा मतलब कहने का ये है कि कितने मैच या कितने गुड 30s 40s रन्स होने चाहिए ये कितने मैचेस के बाद? फॉर एग्ज़ाम्पल साइम अय्यूब के 42 इनिंग्स हो गए, मैचेस हो गए। हुँ। तो आप हम कब बोल सकते हैं कि यार 15 इनिंग के बाद या 8 इनिंग के बाद एक अगर मैच विनिंग इनिंग आएँगे तो ये अच्छा होगा। क्या जो भी अच्छे अब तक जितने भी अच्छे मैच विनर्स आए हैं कि या मैं आप बोलोगे कि अच्छे क्रिकेटर्स आए हैं टी20 के, तो वो कौन उनके उनके जो मैच विनिंग्स रन्स होते हैं, वो कितने इनिंग्स के बाद होते हैं? आपको समझ आया मज़हर भाई जी, जी, मेरा मैं कहने समझ का गया हूँ, मैं मतलब? समझ गया हूँ। अच्छा बात ये है महजूर भाई कि ये कोई इसमें थंब रूल नहीं है कि आप किसी को ये बोलें कि यार 10 के बाद जो है ना वो एक अच्छी इनिंग्स होनी चाहिए। ये अब कई प्लेयर्स हैं वो जल्दी पिक कर लेते हैं, जिस तरह हसन नवाज़ है उसने शुरू में ही जो है 1-2 अच्छी इनिंग्स खेल दी हैं। कई प्लेयर्स हैं जिनको जो है वो आप कह लें कि 10-15 इनिंग्स लग जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस जनरेशन का जो सबसे बड़ा बैटर आया है पाकिस्तान में वो बाबर आज़म है, ठीक है? जो लोग बाबर आज़म को डिसलाइक करते हैं, वो भी इस चीज़ से एग्री करते हैं कि टेक्निकली और हर चीज़ के लिहाज़ से बाबर आज़म से बड़ा बैट्समैन पिछले कोई 10-12 साल में पाकिस्तान के पास नहीं आया। मगर आप उसको भी देखें, टेस्ट करियर में शुरू में बहुत ज़्यादा उसको बैक करना पड़ा था। वो हर दूसरी-तीसरी इनिंग में 0 पे आउट हो रहा था। एक मैच में 2-2 बार 0 पे आउट हो रहा था, बट मिकी आर्थर ने उसको बैक किया और तकरीबन कोई जो है वो 12-13 टेस्ट मैचेज़ के बाद जाके जो है बाबर आज़म ने अपनी रन्स करना शुरू किए और फिर वो एकदम से उसकी पीक आई। तो अगर इतने बड़े बैटर को आपको इतने ज़्यादा टेस्ट मैचेज़ लग सकते हैं, तो टी20 तो फिर ज़्यादा जो है वो तेज़ फॉर्मेट है, उसमें मार्जिन ऑफ एरर कम होता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये कोई इसमें थंब रूल नहीं है कि यार हमें 5 मैचेज़ के बाद जो है ना वो 1 मैच जितवाए या 10 लेकिन मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि जब ये जो लीग्स होती हैं, उसमें जब कोचेज़ किसी प्लेयर को लेकर आते हैं, फॉरेन प्लेयर को, ओवरसीज़ प्लेयर को, तो वो अक्सर उनको मोटिवेट ऐसे करते हैं कि यार 10 मैचेज़ हैं, आपने इस 10 में से ना हमें 2 मैचेज़ जितवाने हैं। कोई कोच दुनिया का या कोई प्लेयर कैप्टन ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैं अगर एक प्लेयर को $3 लाख लेकर आ रहा हूँ, तो वो भी ह हमें हर मैच जितवाएगा या 5-6 मैचेज़ जितवाएगा। हर एक की जो एक्सपेक्टेशन होती है, वो 2 मैचेज़ की होती है। बड़े टूर्नामेंट्स में भी यही होता है वर्ल्ड कप वगैरह में कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका कोई प्लेयर आपको 2 या 1 मैच जितवाएगा। अब होगा क्या वो ये नहीं है कि प्लेयर सो के उठेगा और वो कहेगा कि यार ये आज वाला मैंने बस 1 मैच जितवाना है उसके बाद मेरा काम खत्म है। नहीं, वो प्लेयर को एक किस्म की मोटिवेशन मिलती है, बैकिंग मिलती है कि यार मेरे पास कोई 5-6 मैचेज़ हैं या 10 मैचेज़ हैं, तो हर दिन वो एफर्ट करेगा और उसमें जिस दिन उसका अच्छा दिन होगा, वो आपको मैच जितवा देगा और ज़रूरी नहीं है कि वो उस दिन सिर्फ़ उसी का अच्छा दिन हो। अगर आपने 4-5 प्लेयर आपके पास मैच विनर्स हैं, तो उनमें 2-3 दिन का 2 ती एक एक मैच में किसी एक का हो जाएगा, एक मैच में किसी एक का हो जाएगा, तो बड़ी टीम्स ऐसे ही बनती हैं, आप ऐसे ही प्लेयर्स को बैक करते हैं। बट इसमें मैं कोई ये नहीं कह सकता कि यार 20 मैचेज़ हो गए हैं, अभी तक कोई मैच नहीं जितवाया। हो सकता है 20 मैचेज़ के बाद जो अगले 5 मैचेज़ हैं, वो सारे मैच जिता दे। बाकी ये है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, वो इतने
अच्छे प्लेयर्स नहीं हैं कि हम उनको ग्लोबल कंपैरिज़न लेके हम ये एक्सपेक्ट करें कि यार ये उसी तरह मैचेज़ जितवाएँ, जिस तरह जॉस बटलर जितवाता है या कोई और जितवाता है। बट जो बैकिंग की बात है वो पूरी दुनिया में होती है। आप अभी रिकॉर्ड्स निकाल लें, विल जैक्स का निकाल लें और कई प्लेयर्स की मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ। उनको बहुत सालों से जो है उनकी टीम्स बैक कर रही हैं। तो दैट्स द पॉइंट। ये नीतिश रेड्डी हैं ये बात सॉरी नितिन नितिन रेड्डी हैं ये बात करना चाह रहे हैं। हेलो मज़हर भाई, जी। मेरा आवाज़ आ रहा है? जी, आ रहा है। मेरा क्वेश्चन था कि इंडिया का लाइनअप ऑलरेडी यूएई के मैच के आप देख लिया। टॉप 8 में 4 लेफ्ट हैंडर्स है और टॉप 9 में 5 लेफ्ट हैंडर्स है। अब ऑलरेडी लाइनअप देख कर लिया, यही मैक्स कंफर्म हो जाएगा संडे के पाकिस्तान के मैच के लिए। अब आपका कैप्टन और टीम मैनेजमेंट एनालिस्ट कैसा सोच के लिया, सोफियान मुकीम से 4 ओवर्स लेफ्ट हैंड और मोहम्मद नवाज़ 4 ओवर्स और शायद फ़हीम अशरफ 2 ओवर। 10 ओवर्स ऐसे आप कैसे सोच के इस प्लेइंग 11 को सेलेक्ट कर दिया? मेरा क्वेश्चन यही था। नितिन भाई इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है क्योंकि प्लेइंग 11 तो मैं नहीं बनाता। लोग ये समझते हैं कि शायद मेरी ट्वीट्स वगैरह से जो है वो टीम बनती है। कई लोगों ने मुझे ट्वीट किया है कि ये पाकिस्तान की जो क्रिकेट का की तबाही है वो मेरे ट्वीट्स की वज़ह से हो रही है। तो आई डोंट नो कि ये कैसे पॉसिबल है। बट मैं आपकी बात से एग्री करूँगा कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग स्ट्रैटेजी है वो थोड़ी-सी आप कह लेंगे वीक लाइन्स के ऊपर है। और अटैकिंग भी नहीं है कि आपके इवन ये वाला मैच था साइम अच्छी बॉलिंग कर गया इसमें कोई शक नहीं है और वो अच्छा प्लेयर भी है। अभी इसी स्पेस पे मैंने उसको डिफेंड किया बट आप 127 को डिफेंड करने के लिए अपने पार्ट टाइमर्स को लेकर आ रहे हैं तो ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छी प्लानिंग है। बाकी आपकी बात ठीक है, इंडिया की बैटिंग अच्छी है और उसकी बैटिंग को खत्म करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग बॉलिंग चाहिए। बैटिंग जो है वो हो जाती होती है एंड पे जाके आप 11 बैट्समैन खिला लेंगे ना तो कोलैप्स होना होगा तो वो भी कर जाएँगे। और जिस दिन अच्छा दिन होगा तो आपके 6-7 बैट्समैन भी काफ़ी होते हैं। ये सैयद सेज़ हैं ये बात करना चाह रहे हैं। देखिए थैंक यू मज़हर भाई। मेरा क्वेश्चन ये था ये नहीं, नहीं 20 ये ओवर 2 का 2 मैच है। सैयद एक 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 ओह! ये सॉरी, हैं सॉरी। सैयद सेज़। जी जी बोलिए। जी, मज़हर भाई आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है। मज़हर भाई अभी आपने एक लफ़्ज़ बोला कि कुछ लोगों को लगता है कि आपकी वज़ह से ये सब हुआ है। उस पे मैं बोलूँगा, आपकी वज़ह से ये ऐसे हुआ है कि जब एक टाइम पे टीम सेटल्ड थी, 2021-2022 इन 2 सालों में टीम इस हाल से तो बहुत बेहतर थी। लेकिन आपने और आप जैसे बहुत सारे लोगों ने एक नैरेटिव क्रिएट किया सोशल मीडिया पे और इधर-उधर कि जैसे कुछ लफ्ज़ मुतारिफ कराए आप लोगों ने जैसे इंटेंट, इम्पैक्ट, मॉडर्न डे क्रिकेट, स्ट्राइक रेट ये वो। तो इसकी वजह से एक नैरेटिव क्रिएट हुआ 2 साल कि बाबर रिज़वान टी20 में मिसफिट है। आप कभी अभी मैं देखता हूँ आप कहते होते हैं कि मैंने तो कभी नहीं कहा बाबर को ड्रॉप करो। लेकिन आप जो स्टैट्स लेके आते थे, उससे लोगों ने यही वो किया, निकाला कि बाबर और रिज़वान मिसफिट हैं टी20 में। और आज जो टीम का हाल है, वो इसी वजह से है कि हम अव्वल तो जिस जिस चीज़ की वजह से बाबर रिज़वान को निकाला है, आज ये उसी में फँसे हुए हैं। क्योंकि जब से उनको निकाला है, 1 या 2 इनिंग्स के अलावा मैंने नहीं देखा इंटेंट, मैंने नहीं देखा इम्पैक्ट, मैंने कोई स्ट्राइक रेट नहीं देखे। न्यूज़ीलैंड में गए, क्या न्यूज़ीलैंड में मुश्किल कंडीशंस होती हैं, जहाँ पे आप तेज़ नहीं खेल सकते? बांग्लादेश में आप गए, तीसरे टी20 में आपने 190 किए, तो वही पिच थी, वही ग्राउंड था, बाकी पहले 2 मैचों में क्यों नहीं हुआ? एक तो ये, दूसरा आप बॉलर्स पे तनकीद नहीं करते। आपने शाहीन पे कभी बात नहीं की। शाहीन अफरीदी ने चैंपियंस ट्रॉफी में अभी रिसेंटली 240 टारगेट था आई गेस। तो रोहित शर्मा को आउट किया पावर प्ले में। उसके बाद उसको चाहिए था, शुभमन गिल और विराट कोहली उस तरह से चार्ज करने वाले प्लेयर नहीं है। उसको चाहिए था वहां पे लेंथ अपनी पीछे करके थोड़ा डॉट बॉल करके उसको पावर प्ले का उनके जो रन थे वो स्क्वीज करता और ताकि प्रेशर बनता और मे बी वो अबरार पे चांस लेते और शायद अबरार कोहली और गिल दोनों को आउट कर देता। लेकिन शाहीन साहब ने गिल से कितने चौके खाए आगे बॉल करके उसको आउट करने के चक्कर में। तो शाहीन कल जो शाहीन ने बॉलिंग की है, सिर्फ 2 बॉलें लेंथ पे की हैं, अभिषेक शर्मा ने दोनों डॉट की, बाकी सारी उसके स्लॉट में। तो आप आपसे ये 2 बातें कि आप शाहीन अफरीदी पे आप तनकीद नहीं करते, आपने हमेशा बस बाबर रिज़वान की ओपनिंग पे ही बात की और अभी आपने एक बात की कि साहिबजादा फरहान ने अच्छी इनिंग्स खेली है। तो ये अच्छी इनिंग्स थी, अगर ये इनिंग्स रिज़वान ने खेली होती तो आपका क्या मौक़िफ़ होता? जी, सैयद भाई मैंने तो यहाँ तक बोला है कि मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि फरहान ओपन करे टीम में हो। मैं तो एक पोलाइट वे में कह रहा था कि ठीक है उसने थोड़ा-सा पोटेंशियल दिखाया है। मैं अब आप
एक ट्रोल की तरह तो नहीं बिहेव कर सकता और यार ये इंटरनेशनल पे मटेरियल नहीं है, इसको बाहर करो, ये कहाँ से आ गया, ये पर्ची है। मैं ऐसे तो नहीं बात कर सकता ना। एक मतलब कोई थोड़ा पोलाइट वे में भी आप किसी को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। मैं साहिबजादा फरहान का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। तो वो मैंने अच्छी इनिंग्स इस सेंस में कहा था कि कुछ उसके बाद अच्छी शॉट्स थी, दैट्स इट। आई डोंट एग्री कि फरहान को इस टीम में होना चाहिए, एक बात। अच्छा, दूसरी बात आपने ये की कि जो आपने काफ़ी ख़ैर क्वेश्चन्स कर दिए हैं, आपने बात यहाँ से स्टार्ट की थी कि ये मैं पहले तो मैं यार आपका ये कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ कि अगर आप लोग ये समझते हैं कि मेरे ट्वीट्स करने से जो है वो पाकिस्तान की जो टीम है वो चलती है और अगर मैं ये कोई इस तरह के मैंने वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, इंटेंट और स्ट्राइक रेट और वो, तो यार ये तो मतलब कि अब मैं तो इसको अपनी तारीफ़ ही समझूँगा कि भाई मेरे पास इतनी पावर है कि मैं ट्वीट करता हूँ और पाकिस्तान की टीम चेंज हो जाती है। ख़ैर नाउ कमिंग ऑन अ सीरियस नोट, ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये पाकिस्तान में ये अभी रिसेंटली वर्ड्स आए हैं, 2016 का जो टी20 वर्ल्ड कप था ना, उसमें भी यही इश्यू था। आप जारेड किम्बर का आर्टिकल गूगल कर लें, 2016 के कप में उसने ये एक आर्टिकल लिखा था कि दुनिया डिजिटल हो गई है और पाकिस्तान जो है वो अभी तक एनालॉग क्रिकेट खेल रहा है। तो हम लोग बहुत पीछे रह गए थे 2015-16 में ही जो है पीछे रह गए थे, क्रिकेट चेंज हो रही थी विद आईपीएल एंड ऑल दीज़ लीग्स, हम लोगों ने उसको कैच अप नहीं किया, ठीक है? तो ये कहना गलत है कि ये कोई पिछले 5-6 साल पहले जो है इस तरह के वर्ड्स आए हैं इंटेंट या स्ट्राइक रेट तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं यार, शाहिद अफरीदी के स्ट्राइक रेट की क्या बात नहीं होती थी, जयसूर्या के रेट की बात नहीं होती थी। तो मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान 2009 में जो है वो ज़्यादा अच्छे इंटेंट और ज़्यादा अच्छी मॉडर्न डे क्रिकेट खेलता था। इस वजह से तो आप उस टाइम दुनिया की बेस्ट टीम्स में थे। आप तो 3 फाइनल्स खेल गए थे लगातार, क्योंकि तब ये चीज़ें नहीं चलती थी कि नंबर 1 कौन है और रैंकिंग पे कौन है, उसको खिलाओ, ये करो, वो करो। मिसबाह कितने रन से इतनी एवरेज थी, वो नंबर 6 के ऊपर आके बैटिंग करता था। 2009 में तो उसकी बारी नहीं आई थी। उस टाइम पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन था वो। आप इन्हीं रैंकिंग्स में जिनमें आप बाबर रिज़वान को नंबर 1 कहते हैं, मिसबाह वाज़ नंबर 2 बैटर बिफोर 2009 टी20 वर्ल्ड कप इन आईसीसी टी20 रैंकिंग्स, लेकिन उसको बारी नहीं दी यूनुस खान ने। तो फवाद आलम खेल रहा था लेकिन नीचे खेल रहा था। तो ये बातें ये थोड़ी-सी गलतफ़हमी है कि ये कोई पिछले 4-5 साल में आई हैं, ये पाकिस्तान का बहुत देर से इश्यू चल रहा है। और आपने फिर ये बात की कि जी बाबर मुझे मैं अभी कहता हूँ सब इस स्पेस में भी कितने लोग हैं 365 लोग हैं। सबको ओपन चैलेंज है, मेरा कोई एक ट्वीट, एक वीडियो दिखा दें जिसमें मैंने कभी ये बात की हो कि बाबर आज़म को पाकिस्तान की टी20 टीम में नहीं होना चाहिए। एक मुझे दिखा दें कहीं पे ओपिनियन, मैं तो उसको बैक करता हूँ यार, मैंने अभी पूरा एक आर्टिकल लिखा है कि पाकिस्तान को आगे सारी क्रिकेट खेलनी है, यूएई श्रीलंका में जहाँ पे स्टिकी पिचेज़ होंगी, 150, 160 के स्कोरिंग रेट होंगे और उस इस तरह के प्लेयर को टीम में होना चाहिए, जो आपको इस तरह की सिचुएशंस में बचा सके। और अब आप लोग बेसिकली एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं हूँ ना एक फैन की तरह जो है ना वो बाबर आज़म जो है नंबर 1 था, ये था, उसको वापस लेकर आओ टीम में, बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, ये चीज़ें नहीं हो सकती। एक ट्रोल में, एक फैन अकाउंट में, एक फैन क्लब में और एक वो बंदा जो कि क्रिकेट के ऊपर जो है ओपिनियन दे रहा है, उनमें फ़र्क होता है। तो ये बात थोड़ी-सी आप क्लियर कर लें। हाँ, ये मैं इस चीज़ का मैंने शुरू से बात की है कि बाबर रिज़वान को ओपन नहीं करना चाहिए। जब रिज़वान ने 89 किया था नेपियर में, मैंने तब भी बोला था कि ये पाकिस्तान को जो है वो आगे नुकसान पहुँचाएगा और मज़े की बात ये है कि उस इनिंग्स के बाद भी वो दोनों ने ओपन नहीं किया। जो 152 इन्होंने पार्टनरशिप लाई थी इंडिया के अगेंस्ट, उससे पहले जो एक मैच हुआ है, उसमें बाबर रिज़वान ओपनर नहीं थे। उस 152 के बाद जो है ये सब लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि ये पाकिस्तान का कोई आइडियल ओपनिंग पेयर है। तो मैं हमेशा उसके ऊपर बात करता था, तो आई होप कि ये मैंने आपके ये वाली जो डाउट्स हैं थोड़े-से क्लियर कर दिए होंगे। दूसरी जो आपने बात की थी दूसरी जो आपने बात की थी बॉलिंग की कि मैं बॉलिंग की बात नहीं करता। भाई, मैं सिर्फ़ कंट्रोलेबल कंट्रोलेबल फैक्टर्स के ऊपर बात करता हूँ। एक प्लेयर को मार पड़ रही है, उसका 10 का इकॉनमी है, उसको 3 छक्के पड़ रहे हैं, ये सबको नज़र आ रहा है कि वो खराब परफ़ॉर्मेंस है। ये इसी तरह है जिस तरह मैंने कभी बाबर आज़म की टेस्ट फ़ॉर्म के ऊपर बात नहीं की। आप मुझे कोई एक मेरा कोई ट्वीट या एक ओपिनियन निकाल के दिखाएँ जिसमें मैंने ये बोला हो कि यार बाबर आज़म के टेस्ट में रन्स नहीं हो रहे, इसको टीम से निकाल दो या जो है इसकी खराब परफ़ॉर्मेंस है। क्योंकि ये नज़र आ रहा है सबको। बाबर आज़म अगर स्ट्रगल कर रहा है टेस्ट क्रिकेट में, ये कंट्रोलेबल नहीं है, ये उसकी स्किल कोई टेक्नीक का इश्यू हो सकता है, किसी और चीज़ का इश्यू होता है, मैं उसके ऊपर बात नहीं कर सकता। मैं सिर्फ़ कंट्रोलेबल फैक्टर्स के ऊपर बात करता हूँ और वो है बैटिंग ऑर्डर, आपका इंटेंट। आपका स्ट्राइक रेट 30s के अंदर 140 का है और 40 के अंदर जब आप जाते हैं तो आपका स्ट्राइक रेट 120 का हो जाता है। ये इंटेंट है, ये कंट्रोलेबल फैक्टर है।
इसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ और आप कह रहे हैं मैं बॉलिंग पे बात नहीं करता। आजकल मैं सबसे ज़्यादा बॉलिंग के ऊपर ही बात कर रहा हूँ कि आप भाई 3 बॉलर खिलाएँ, फास्ट बॉलर खिलाएँ या 2 खिलाएँ, ये पार्ट टाइमर्स को खत्म करें क्योंकि ये चीज़ भी कंट्रोलेबल है। तो बीइंग एन एनालिस्ट मैं इसके ऊपर बात कर सकता हूँ कि यार ये तो नज़र आ रहा है कि आपने जो है वो कॉम्बिनेशन या ऑन पेपर ही टीम जो है आप जो है गलत खिला रही हैं। अगर आप ये समझती हैं कि मैं बॉलर्स को क्रिटिसाइज़ नहीं करता, तो वो मैं फिर बाबर आज़म को भी नहीं करता। जब वो उसकी 15-20 सेंचुरी टेस्ट क्रिकेट विदाउट अ 50 आपने मेरा एक भी ओपिनियन देखा है? अगर मैं कोई मेरे दिल में कोई ऐसी चीज़ होती है कि मैं बाबर के अगेंस्ट हूँ, तो सीधा-सीधा फील्डिंग मतलब कि फील्ड है मेरे लिए कि यार मैं उसको क्रिटिसाइज़ करूँ। मैंने ना कभी उसको वनडे में क्रिटिसाइज़ किया है, ना कभी टेस्ट में किया है। टी20 में भी सिर्फ़ स्टाइल ऑफ प्ले के ऊपर बात की है, ये मैंने कभी नहीं बोला कि इसको टीम में नहीं होना चाहिए। तो ये आई थिंक थोड़ा लोगों को भी जो है वो अगर वैसे तो सोशल मीडिया पे लोग सिर्फ़ 1 ट्वीट या 1 वर्ड या 1 दिन के ऊपर लोगों को जज करते हैं, तो वो चीज़ मैं उस चीज़ को तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बट जो लोग अगर वाक़ई कोई क्रिकेट को फ़ॉलो करते हैं, किसी के ओपिनियन को फ़ॉलो करते हैं, तो आई थिंक लोगों को भी थोड़ा-सा इसमें फ़ेयर होना चाहिए। आई होप कि मैंने आपकी दोनों बातों जो है वो जवाब दे दिया होगा। ये ज़ेन है, ये बात करना चाह रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई, कैसे हैं आप? जी, अच्छा मतलब भाई वालेकुम सलाम। मेरा यही क्वेश्चन है नंबर 1 कि सबसे पहले तो ये बता दें कि कल अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम बॉलिंग फर्स्ट कर लेते, उसमें हमारे चांसेस कैसे होते? और आइंदा आने वाले मैचेज़ में अगर हम इंडिया के खिलाफ बॉलिंग फर्स्ट पे जाते हैं, वो कैसा होगा? सेकंडली मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ऑब्वियसली हमारा प्लेइंग 11 पे कंट्रोल तो नहीं है, ना इस स्क्वाड सिलेक्शन में कंट्रोल है, लेकिन हाँ, कुछ हमारे बैटर्स हैं, जैसे माशाल्लाह मोहम्मद हारिस हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो पोज़ीशन 1 डाउन है, सेकंड डाउन है, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन है और वहाँ पे कुछ एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जहाँ पे टेक्निकली साउंड होना ज़्यादा ज़रूरी है। इस केस में हमारे पास ज़्यादा ऐसे प्लेयर्स भी हो सकें जो स्ट्राइक रोटेट कर सकें। अब कल के मैच में अगर हम देखते हैं तो एक इश्यू ये भी था कि हम बिल्कुल ही स्ट्राइक रोटेट नहीं कर सके थे, ठीक है? तो यही मेरे क्वेश्चन हैं, तो मैंने कहा आप इसके ऊपर जवाब दे दें प्लीज़। यार देखें, बात ये है कि जो स्ट्राइक रेट वाली बात है, ये अभी नहीं है, ये पहले होती थी। ये हम लोग ना थोड़ा-सा रीसेंसी बायस में रहते हैं। पाकिस्तान न्यूयॉर्क में 120 नहीं चेज़ कर सका, स्ट्राइक रोटेशन की बात तब हुई थी। पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान का एक मैच था जिसमें नसीम शान ने एंड पे आके 2 छक्के मारे थे, वो भी कोई 120 का टारगेट था, आपके प्लेयर से नहीं हुए थे रन्स, स्ट्राइक रोटेशन की बात तब भी हुई थी। तो हम लोग जो है ना वो बस टीम को जज करते हैं पिछले कोई 1-2 दिनों के ऊपर, थोड़ा पास्ट में जाएँ, ये स्ट्राइक रोटेशन की बात बहुत देर से हो रही है, जो कि मतलब गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्ट्राइक रोटेशन के बगैर भी क्रिकेट चल सकती है। आपके प्लेयर्स के अंदर अभी उस तरह की स्किल नहीं है, वो सीनियर्स हों या जूनियर्स हों। और थोड़ा-सा आप ये भी देखें, आप एक उस टीम के अगेंस्ट खेल रहे थे, जो पिछले 2-3 साल से 3-4 मैच हारी हुई है। इंडिया बाय फार इज़ मतलब कि वो अभी डिफरेंट ही लेवल के ऊपर खेल रहे हैं। और आप उनका आईसीसी टूर्नामेंट्स का रिकॉर्ड निकाल के देखें, वो पिछले कोई 3-4 इवेंट्स के अंदर 2 या 3 मैच हारे हैं। तो वो आप वैसी एक अच्छी टीम के अगेंस्ट खेल रहे थे, तो आप ज़्यादा एक्सपोज़ हो गए। मैं अभी भी समझता हूँ कि इन्हीं कंडीशंस में अगर इवन अगर ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जैसी टीम होती ना, तो पाकिस्तान इतना स्ट्रगल ना करता। फिर ऊपर से यार टीम वहाँ पे मैच खेल रही है, यहाँ पे जो है वो एक लोगों ने नया महाज़ खोला होता है और ये मैं अभी के प्लेयर्स का नहीं कह रहा। ये जब बाबर रिज़वान थे तब भी यही होता था, कि इतना क्रिटिसिज़्म यार, इतनी नेगेटिव बातें और पहले तो था कि जाहिल लोग करते थे, अब पढ़े-लिखे लोग भी शुरू हो गए हैं। मैं एक आपको रेफ़रेंस दे सकता हूँ कि एक वो जो यूट्यूबर है, वो कॉमिक्स बाय अरसलान, यार वो पढ़ा-लिखा बंदा है। उसने जिस दिन नवाज़ ने 5 आउट किए हैं, उसने हैट्रिक ली है, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को ट्राई सीरीज़ का फाइनल हराया है। आप उसकी उस दिन की वीडियो जाके देखें, जीतने के ऊपर उसने पूरा जो वीडियो है उसने शादाब खान के ऊपर कर दी कि आज तो शादाब खान रो रहा होगा कि अब वो कैसे टीम में आएगा, नवाज़ ने 5 आउट कर दिए हैं। यार ये आप लोगों का यार तबसरा और ये है आप लोगों की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कि यार आप लोग तारीफ़ कर ही नहीं सकते यार। आप पॉज़िटिव कमेंट दे नहीं सक जो पॉज़िटिव कमेंट देता है कहते हैं पीआर कर रहा है। मैंने भी बाबर आज़म के ऊपर एक पॉज़िटिव वे में पूरा मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि भाई उसको एशिया कप, टी20 में, वर्ल्ड कप में होना चाहिए इस तरह के इवेंट्स में क्योंकि 150 वाली कंडीशंस होंगी। मुझे लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो गए, अब देखो अब उसकी पीआर कर रहा है, साया कॉर्प इसने जॉइन कर ली है, ये हो गया, वो हो गया। हम लोगों में जो है वो हिम्मत ही नहीं है कि हम किसी की तारीफ़ सुन सकें और कोई पॉज़िटिव कमेंट कर सकें और अपने क्रिटिसिज़्म को ठीक अंदाज़ में कर सकें। तो इतना प्रेशर है इस टाइम पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर कि आप लोग सोच नहीं सकते कि वहाँ से मैच हार के आते हैं, वो सोशल मीडिया खोलेंगे, टीवी खोलेंगे, फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं वो उनके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, उनको पता नहीं क्या-क्या बोल रहे हैं, फ्रॉड बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं।
यार इंसान है वो लोग। थोड़ा-सा जो है वो एक वैसे इंसान लिहाज़ कर लेता है, आप लोगों के हाथ में इंटरनेट आ गया, मोबाइल आ गया, दैट डज़ नॉट मीन कि आप किसी के बारे में कुछ भी कह दें। तो ये एक प्रेशर वाला भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि पाकिस्तान बड़े मैचेज़ का प्रेशर नहीं ले पा रहा। कोई माने या ना माने लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर है। स्किल तो है ही है, स्किल मेजर फैक्टर है, बट सेकेंडरी फैक्टर ये प्रेशर वाला भी है। और सॉरी बात किसी और तरफ चली गई थी, आपने क्या बैटिंग पूछा था? बैटिंग यस। फर्स्ट होनी चाहिए थी कि बॉलिंग फर्स्ट? हाँ, आपकी बैटिंग ओपिनियन फर्स्ट लेना यार चाहूँगा। वो आई डोंट नो इन्होंने क्यों किया, बहुत बड़ा वो बहुत गलत डिसीजन था। पता नहीं शायद ये वो अफ़गानिस्तान को बैटिंग फर्स्ट करके हरा रहे थे, तो इन्होंने लगा कि शायद हम दोबारा जीत जाएँगे। दुबई में तो यार चेज़िंग में वैसे ही जो है वो हेल्प होती है और आई थिंक ये शायद पैट कमिंस ने बोला था ऑस्ट्रेलिया ने जब वर्ल्ड कप फाइनल जीता था कि उस मैच में जो है एक तरह से फ़ेवरेट तो इंडिया ही था। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया बराबर हैं, बट उस मैच में फ़ेवरेट इंडिया था। तो शायद आई थिंक पैट कमिंस या किसी और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने कहा था कि इंडिया को बैटिंग करवाने का पहला जो मकसद था वो ये था कि हम लोग जो है वो कम से कम 70-80 ओवर्स जो है मैच के अंदर रहें। जब आप स्ट्रॉन्ग टीम को पहले बैटिंग करवा देते हैं ना तो वो आप कहीं न कहीं आपके पास मौका होता है कि आप जो है ना वो पूरा मैच जो है वो खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप वीक टीम है और आप खुद अगर पहले बैटिंग कर लेंगे तो और बैटिंग में क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर कम होता है तो फिर आप अगली टीम को थोड़ा-सा एडवांटेज दे देते हैं। तो आई थिंक कि पाकिस्तान को जो है वो इस मैच में जो है वो बॉलिंग ही करनी चाहिए थी। आई डोंट नो कि क्या वो फैक्टर्स हुए हैं। अच्छा ये काफ़ी लोग हैं और ये तनवीर यूसुफ हैं, ये बात करना चाह रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम मज़हर भाई, आपका क्या हाल है? आप ठीक है? सबको सलाम। जी। अच्छा मज़हर भाई मेरी जो हालिया परफ़ॉर्मेंस के ऊपर तो मैं कोई बात नहीं करूँगा क्योंकि हमारे जो जितने भी लड़के हैं वो सारे नए हैं। मैं तो इनको प्रॉपर अभी चांस देने के हक़ में हूँ। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये क्या परफ़ॉर्मेंस दे रही है। क्योंकि ये अभी सेलेक्ट होके आए और ये सारे परफ़ॉर्म करके आए हैं, अब डोमेस्टिक में। अच्छा मेरा सवाल आपसे 2-3 सवाल है बस आपसे। आप काइंडली उसके अगर जवाब दे दें तो वो ज़रा मुनासिब हो जाएगा। सवाल ये है कि क्या टीम बिल्ड पाकिस्तान टीम क्यों नहीं बना पाती? बट मेरा सवाल ये है कि टीम बना क्यों नहीं पाती? जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अब देखिए जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा वग़ैरह अभी टीम में नहीं है। उसके बावजूद इंडिया की टीम आपने देखी बेंच बेंच स्ट्रेंथ कितनी तगड़ी थी। उनकी जो टीम खेल रही थी वही उसके स्किल इंटरनेशनल लेवल के कितने तगड़े थे। अभी उनकी टीम में ऋषभ पंत नहीं है, दूसरा उनकी टीम में श्रेयस अय्यर नहीं है, केएल राहुल नहीं है। जो कि उन वो भी इस लेवल के है कि वो परफ़ॉर्म कर सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में टी20 में। क्या पाकिस्तान के अंदर ये हम कब इस तरफ आएँगे कि हम कब इस तरह रोते रहेंगे कि बाबर नहीं है, रिज़वान नहीं है, शाहिद अफ़रीदी चला गया, हफ़ीज़ चला गया। क्या हमारे बैकअप क्या सारी उम्र इन्होंने खेलना है? क्या हमारे पास बैकअप में कोई तैयार क हमने क्यों नहीं तैयार कर पाते? अब देखिए जैसे बाबर रिज़वान गए हैं। मैं वैसे बाबर रिज़वान को साथ जोड़ता नहीं हूँ क्योंकि दोनों की क्लास डिफरेंट है। बाबर की तो क्लास ही टॉप क्लास है। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये दोनों खुदा ना करे अगर ये इंजरी की बाइस बाहिर होते, तो क्या हमारे पास फिर ये बैकअप था कोई? फिर हम ये जो आज रो रहे हैं, कल ये रोते हम? नहीं रोते फिर भी हमने यही रोना था, ठीक है? फिर हमारे पास ये बहाना आ जाता कि हमारी टीम इसलिए वीक है क्योंकि बाबर रिज़वान नहीं है। मतलब हमने रोना फिर भी था। ये जो हमारी टी आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमारे टीवी पे जो लोग बैठे हैं, जर्नलिस्ट है, यूट्यूबर्स है और आपका क्रिकेटर्स है। मैं तो अपने क्रिकेटर से इतनी नफ़रत करता हूँ, उसकी वजह क्या है? ये 50-50 लाख रुपया लेते हैं होते हैं मेंटोर बनते हैं, कोचेज़ बनते हैं, अपने रीजन्स की या किसी न किसी तरह से हिस्सा लेते हैं। आप मुझे ये बता दें, कोई बैट्समैन साहब का क्रिकेटर बता दें या कोई बॉलर बता दे, किसी एक बंदे ने अपने बाद कोई एक तगड़ा प्लेयर दे के गया पाकिस्तान टीम को? कोई एक बता देना, सारे नाम तैयार करो। आजकल का दौर है नेचुरल टैलेंट बहुत कम आते हैं। कुछ प्लेयर अब मेहनत करके, स्ट्रगल करके खुद बनते हैं प्लेयर इंटरनेशनल लेवल के, स्किल अपने अडॉप्ट करते हैं। फिर वो सर्वाइव करते हैं इंटरनेशनल। क्या इनमें से किसी ने किया है? किसी प्लेयर की हेल्प की है? हमारे प्लेयर जो टीम से जिनको निकाला जाता है बैड परफॉर्मेंस की वजह से कि जो उसको बाहर जाता बॉल उसको डिस्टर्ब करता है, तो वो उसको नहीं खेल पाते, आउट स्विंग उनका नहीं होता, इन स्विंग नहीं खेला जाता या स्पिनर पे वो वीक है। वो 2 साल बाद दोबारा टीम में आएँगे, उनका वही प्रॉब्लम रहेगा। प्रॉब्लम उनका वो सॉल्व नहीं होएगा, वो वहीं के वहीं स्टक होएँगे कि जी उसको शॉर्ट बॉल नहीं उनको खेला जाता, शॉर्ट बॉल की वीकनेस है। क्या हम कब तक इसी मसलों में क्या हमारी डोमेस्टिक
इसका सारी जो टीम की भी सूरत-ए-हाल है, क्या इसका इसका सारा जो है वो जो हम सारा क्रिटिसाइज़ इस करंट टीम को देंगे? मेरे ख़्याल से ये तो पागलपन है, हम करंट की टीम को क्रिटिसाइज़ करेंगे। हम ये जो पागल है लोग हैं क्रिटिसाइज़ करते हैं, इनको ये नहीं पता कि ये जो डोमेस्टिक खेल के बंदे परफ़ॉर्म करके साहब ज़्यादा 3 साल परफ़ॉर्म करके आया है, उससे अब इंटरनेशनल में नहीं खेला जा रहा, तो कसूर किसका है? साहब ज़्यादा फरहान का है या वो जिस सर्किट से निकल के आया है, उसका कसूर है? उस सर्किट में आपके पास इंटरनेशनल लेवल की प्रोडक्ट ही नहीं तैयार हो रही। तो भैया आप अपना डोमेस्टिक बेहतर करो, वहाँ पे विकेटें बेहतर बनाओ, अपने बॉलर्स को, बैट्समैनों को वहाँ पे प्रिपेयर करो, ताकि कोई टी इंटरनेशनल लेवल पे आए। इनको रोना चढ़ जाता है फैन्स को कि जी, जो आता है वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट नहीं है। पहले खप डाली होती है, उसको टीम में लेके आओ, जैसे ही वो बेचारा टीम में आता है, जी वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट नहीं है। ये जीनियस बैठ के इनको मोबाइल मिला हुआ है, इंटरनेट मिला हुआ है, ये जी वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट नहीं है। बंदा पूछे यार वो 2 साल, 3 साल बेचारा रगड़े खा के यहाँ तक पहुँचा है। उससे पूछो वो किस सिचुएशन से यहाँ तक पहुँचा है, जी, जी, टीम में तनवीर पहुँचा है। भाई आपकी बातें ठीक हैं। आप बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि सिस्टम का जो है इसमें थोड़ा-सा फेलियर है और मैं आपकी बात से एग्री करूँगा। और काफ़ी लोग हैं, मैं आहिस्ता-आहिस्ता उन लोगों की तरफ आता हूँ। काफ़ी लोग बात करना चाह रहे हैं, ये सादिक खुर्शीद हैं खुर्संद हैं, ये भी बात करना चाह रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम नज़र भाई। थैंक यू मौका देने के लिए। जी, जी, बोलिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह रोहित शर्मा और विराट कोहली इंडिया के बहुत बड़े प्लेयर्स थे, तो एक टाइम इंडिया पे भी आया था बीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। उसके बावजूद कि ये दोनों एक किस्म का टीम पे बोझ बन गए थे, जब टी20 में इनसे रन्स नहीं होते थे। लेकिन उनकी क्लास या उनके पास नीचे इतने बड़े प्लेयर्स मौजूद होते थे हार्दिक पांड्या की सूरत में, कि वो लोग उसको फिर भी कवर कर जाते थे और वो इतना हाईलाइट नहीं होता था। सेम मुझे लगता है हमारे साथ भी ये इशू था बाबर और रिजवान का, कि उनकी भी एक कम्पैक्ट सी गेम थी कि वो अपने कोई नए शॉट्स डेवलप नहीं कर रहे थे। अब रोहित शर्मा ने तो जिस तरह लेटेस्ट स्टेजेस में अपनी गेम को बहुत डेवलप की है, और जिस तरह बाबर की टेक्निक वाइज हम सब कहते हैं कि वो बहुत ही मतलब हाईली टेक्निकल अच्छा बैट्समैन है, तो ये हमारे बैट्समैन वो शॉट्स नए डेवलप क्यों नहीं कर सकते? मतलब हमें हम ये तो नहीं चाहते कि बाबर को हम टीम से इस वजह से निकाल दें क्योंकि हमें बाबर पसंद नहीं है। हमें तो हाईली मतलब आज के दौर का नया बैट्समैन चाहिए ना। तो एक ऐसा बैट्समैन जो कि जिसकी टेक्निक ही अच्छी नहीं है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आगा सलमान ले लें, और हम उसको जाके कहें कि अब आपने इस मैच में एग्रेसिव खेल के दिखाना है, तो उसके लिए आसान है, या बाबर जिसकी टेक्निक बहुत अच्छी है लेकिन वो अपनी गेम को थोड़ा सा डेवलप करे तो उस स्टेज पे पहुंच सकता है। यस, बाबर की एक एग्जांपल दी है, कोई भी प्लेयर एक्स वाई जी हो सकता है। देखिए, आपकी बात ठीक है, लेकिन हम लोग मोस्टली जो है ना, वो हर कोई बंदे को एक एक ईज़ी रूट चाहिए होता है। तो ये जो आप कर रहे हैं ना, इसमें आपको एक तो बहुत ज़्यादा लंबा रूट है, मेहनत है और देन बैकिंग है यार। फॉर एग्ज़ाम्पल बाबर आज़म आज अपनी गेम चेंज कर ले, उसके 3, 4, 5 फेलियर्स हों अगर, तो फिर यही लोग कहेंगे कि यार इससे तो रन्स नहीं हो रहे, इसको बाहर निकालो और ऐसा नहीं है कि बाबर आज़म ने गेम चेंज नहीं की। बाबर आज़म का आप अगर देखें इन द रीसेंट टाइम्स वो इनिंग्स को नहीं उस तरह घसीटता, जिस तरह पहले करता था 2019 में या 20 में करता था। मुझे तो नहीं याद पड़ता, एक आधा कोई लोग मैच निकाल लेंगे वो अमेरिका वाला, बट आप उसका पीएसएल देखें, ऐसा नहीं है कि वो इनिंग्स को लेके जा ही जा रहा, लेके जा ही जा रहा और एंड पे जाके जो है वो उसका 80 हो गया है और गेंदें जो है वो 50 हैं। वो जल्दी आउट हो जाता है अब। और और मेरे नज़दीक टी20 क्रिकेट में ज़्यादा बेहतर है कि आपसे अगर नहीं लग रही तो जल्दी आउट हो जाओ। उससे फिर बाकी प्लेयर्स जो हैं उनका शायद अच्छा दिन अगर किसी का हो तो आपके थोड़े बहुत रन्स हो जाते हैं। तो बाकी हमारा यार सिस्टम बहुत अजीब-सा है। वो नसीम शाह का एक बड़ा मज़े का कोट है, उसने कहा था पाकिस्तान में जो रेस्ट करता है वो फिर रेस्ट इन पीस हो जाता है। आप इंडिया की आप बातें करते हैं, यार आप मुझे एक बात बताएँ, इंडिया के प्लेयर्स तो बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलते थे ये विराट कोहली और रोहित शर्मा, लेकिन जब वर्ल्ड कप हुआ पिछले साल, तो उन्हीं को लेके गए ना। ये तो नहीं उन्होंने कहा कि यार शुभमन गिल ने 100 कर दी है, चलो अब इसी के साथ खेलते हैं, या जायसवाल ने रन्स किए, चलो इसी के साथ खेलते हैं। इवन अभी टू एन एक्सटेंट जब गिल ने टी20 क्रिकेट नहीं खेली, थोड़ी देर उसने, अब एज़ अ वाइस कैप्टन वो वापस आया टीम में। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि यार संजू सैमसन ने जो है वो 300 किए हुए हैं, तिलक वर्मा ने 200 किए हुए हैं, तो गिल गिल को बाहर करते हैं, इन्हीं इन्हीं के साथ खेलते हैं। एक प्रॉपर सिस्टम होता है, पाकिस्तान में वो चीज़ नहीं है। आप ज़्यादा देर नहीं 2 हफ्ते पहले चले जाएँ, लोग कह रहे थे सुफ़ियान मुकीम जो है वो बेस्ट बॉलर है, पाकिस्तान का स्पिनर है, इसको हर मैच खेलना चाहिए, अबरार को बाहर करो। जबकि अबरार पिछले 2 साल से आपके पीएसएल में बेस्ट बॉलर है। बेस्ट बॉलर, स्पिनर भी नहीं, बेस्ट बॉलर है वो। पावर प्ले में बॉलिंग करता है, बाकी भी बॉलिंग करता है। उसकी कोई 2 पीएसएल में 33 विकेट्स हैं और हम लोग है वो 1 महीना पहले सुफ़ियान के पीछे लगे हुए थे।
क्यों सुफ़ियान ने कोई ज़िम्बाब्वे के खिलाफ 3-4 आउट कर दिए, एक आधी उसकी रील एडिट हो गई, अभिषेक शर्मा को उसने आउट कर दिया। चलो जी अब वो सुफ़ियान वकीम जो है वो आपका बेस्ट बॉलर हो गया। तो हम लोग तो लाइलग लोग हैं। अब मुझे एक बात बताएँ दुनिया में कौन-सा मुल्क है जो नसीम शाह जैसे बॉलर को ड्रॉप कर सकता है? नसीम शाह सीपीएल में फास्टेस्ट बॉलर है अभी। कल जो है वो शमार जोसेफ ने उसका रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है 146 की है। वो 144 पे बॉलिंग डेथ उसका इकॉनमी 8 है। सेंट किट्स, सेंट लूसिया जहाँ पे 200-200 रन्स होते हैं उसका वहाँ पे इकॉनमी 8 का है। टी20 वर्ल्ड कप नसीम शाह का अच्छा गया। टी20 वर्ल्ड कप एशिया कप में उसने हमेशा अच्छी बॉलिंग की है या परफॉर्मेंस की है। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में नसीम शाह ने 6 ओवर्स किए हैं। कैन यू बिलीव दैट? हमने उसको वनडे की फॉर्म पे या टेस्ट की फॉर्म पे जो है उसको टी20 से बाहर कर दिया। हसन अली टीम में और नसीम शाह बाहर है। ये इलॉजिकल चीज़ें जो है ना सिर्फ़ पाकिस्तान में हो सकती हैं। क्यों? नसीम शाह से पीएसएल में अच्छी बॉलिंग नहीं हुई, चलो जी अब इसको भूल जाओ, अब किसी और को लेकर आते हैं कि पीएसएल में किसने अच्छा परफ़ॉर्म किया। जबकि आपकी टीम में 5-6 ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने पीएसएल में कुछ नहीं किया। तो हम लोगों को प्लेयर्स को मैनेज नहीं करना आता। लाइलग लोग हैं, जंपिंग द बैंडवैगन के बस अभी देखते हैं किस तरफ हवा है, चलो इसको ले आओ बस। ये अब जो है हमारे कुछ मसले हल कर देगा। तो अबरार जैसा बॉलर जो है वो मैं तो शुक्र करता हूँ कि उसको पिचेज़ इस तरह की मिल गई, वो 1-2 मैचेज़ में अच्छी बॉलिंग कर गया, वरना अबरार ने अभी प्लेइंग 11 से बाहर होना था। जिस तरह ये सुफ़ियान को जो है इन्होंने आगे किया हुआ है। सुफ़ियान भी अच्छा बॉलर है लेकिन अबरार से बेहतर तो नहीं है, अबरार टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, कोई 7-8 साल से आपके सिस्टम में है, सुफ़ियान अभी आया है। तो वो ये बात है कि जो आप कह रहे थे ना कि हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं डेवलप होते, वो यही है कि हम लोगों में पेशेंस नहीं है। 1-1 सीरीज़ की बेस पे, 2-2 सीरीज़ की बेस पे प्लेयर को ले आते हैं और फिर निकाल भी देते हैं। ये काफ़ी देर से हैं, ये मोनम हसन हैं, ये बात करना चाह रहे हैं। क्या हाल है आपके? ठीक है। यार मेरा जी, आपसे ये जी। सवाल था कि आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है पाकिस्तान की 11 में 5 तो हम ओपनर खिला रहे हैं। छठा चलो सलमान कैप्टन बना हुआ है मजबूरी के तहत, चलो उसको वो एंकर रोल प्ले कर रहा है, ना वो टी20 मटेरियल है। उसके बाद आगे ना हमारे पास कोई जेन्युइन मिडल ऑर्डर बैटर है। उसके बाद हम लोग नवाज को खिला रहे, ठीक है नवाज एक ऑलराउंडर है बट एक नॉट इज नॉट अ प्रॉपर मिडल ऑर्डर बैटर। तो आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ा स्कैम है? और दूसरा मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि साइम को बहुत ज़्यादा चांसेस मिलने चाहिए, हालांकि वो 2 साल से मतलब हमारी टी20 सेटअप में है। दूसरी तरफ जो साहिब ज़्यादा है उसने इस साल कम बैक किया है आफ्टर मतलब बहुत अरसा उसने डोमेस्टिक में अच्छा खेला है। उनके मैचेस में भी कोई इतना फ़र्क नहीं है। मैं टोटल टी20 की बात कर रहा हूँ, टी20 आईज की बात नहीं कर रहा। तो ओवरऑल मैचेस में फ़र्क भी नहीं है। तो डोंट यू थिंक कि साहबजादा फरहान भी चांस डिजर्व करते हैं साइम की तरह 2 साल? आप उसके सिनेरियो में थोड़ा बियास नहीं हो रहे? ये मेरे 2 क्वेश्चन आपसे। अच्छा भाई ऐसा है कि अब होता ये है कि आपके पास 2-3 अच्छे प्लेयर आ जाते हैं। अब आप उन सबको एक तरह पे तो एडजस्ट नहीं कर सकते ना। अब जिस तरह आपने मुझे बोला कि जी मैं शायद फरहान के मामले में बायस हो रहा हूँ। तो मुझे ये बताएँ कि संजू सैमसन ने अभी 3 100 किए हैं, वो नीचे चला गया है, शुभमन गिल वापस आ गया है। तो हम ये कहें कि जी मैं कि वो इंडिया वाले बायस हो गए हैं, तो ये तो बात ठीक नहीं है ना। मतलब कि आप की टीम में ऑलरेडी 2-3 ओपनर हैं। जब आप तीसरे या चौथे को लेकर आएँगे तो उसको फिर एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। फ़खर जो है वो अगर आपकी प्लानिंग में है, साइम आपकी प्लानिंग में है और फिर उसके ऊपर अब अगर आप फरहान को लेकर आएँ, तो अब आप देखें उससे बाकी जो प्लेयर्स जो हैं वो अफ़ेक्ट हो रही हैं। तो मैं तो फरहान की सिलेक्शन का वैसे भी बहुत बड़ा हामी नहीं था, मैं कोई क्रिटिक भी नहीं था, ठीक है उसने परफ़ॉर्म किया है। मेरी फरहान के ऊपर थ्योरी ये है कि ये कोई नया प्लेयर नहीं है, ये पिछले कोई 7-8 साल से पाकिस्तान के सिस्टम में है और ये कभी पीएसएल में भी खुद को एस्टेब्लिश नहीं कर सका। अभी भी पीएसएल में ये सिलेक्ट नहीं हुआ था। वो तो नेशनल टी20 की 18 टीमें थी, उसमें जाके उसने 2-3 100 किए, तो उसके बाद जाके वो 21वाँ के 22वाँ प्लेयर इस्लामाबाद यूनाइटेड उसको ले आया। तो आई थिंक के फरहान जो भी है, आप अगर आपके पास ऑलरेडी फ़खर और साइम थे, तो आई डोंट थिंक के जो फरहान है वो कैसे जो है इसमें एडजस्ट हो सकता है। दूसरा साइम बॉलिंग भी करता है, उसको बॉल भी एडवांटेज है। साइम की जो पेडिग्री थी, दूसरी इंटरनेशनल क्रिकेट में वो तो थोड़ी बेहतर थी। उसने वनडेज़ में जाके ऑस्ट्रेलिया वगैरह में रन्स किए थे। फ़ास्ट बॉलिंग वो अच्छा खेला था। तो वो सारी चीज़ें जिससे कि मुझे लगता है कि साइम इज़ बेटर देन फरहान। बाकी ठीक है मतलब कि पाकिस्तान की कोई ऐसा तो नहीं है कि जो फरहान है,
वो यूसुफ है और जो साइम है वो सईद अनवर है। तो वो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं अभी वो सारे एक अच्छे लेवल के तो क्रिकेटर्स नहीं हैं, बट जितने भी हैं आई थिंक उनको आपको थोड़ा मैनेज जो है वो बेहतर करना चाहिए। ये टूकॉज़ हैं, ये बात करना चाह रहे हैं। मदर भाई अस्सलाम वालेकुम मज़हर भाई। जी, वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है आपको? जी, जी, आ रही है। जी मज़हर भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं मकबूज़ा कश्मीर से हूँ। मैं आपको ट्वीट्स फ़ॉलो करता हूँ अच्छे से। मज़हर भाई मेरा आपसे कोई सवाल-ववाल नहीं है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी खेले, चाहे वो बाबर हो, रिज़वान हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी एजेंडा हो किसी के भी पीछे, बस हम चाहते हैं कि आप जीत जाइए। यही हमारा मोटिव होता है। बाकी मैं कल के मैच पे ये कहना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तानी जितने भी हैं यहाँ पर, वो शायद यहाँ पर एक क्राई बेबीज़ की तरह ये प्रिटेंड कर रहे हैं क्योंकि जो सूर्य कुमार यादव ने किया या जो भी हिंदुस्तान ने किया ऑन फील्ड पे ये शेकिंग का मसला, ये टॉस पे ना ये हैंडशेक ना करना, एट द एंड ऑफ द गेम हैंडशेक ना करना, मुझे बस मैं कहता हूँ कि ये सारा जितना भी वहाँ पर ये शोर हुआ, ये इसका एक ही सॉल्यूशन था कि पाकिस्तान जो है, वो इस मैच को जीत जाए। दिस इज़ द ओनली एंड फाइनल सॉल्यूशन ऑफ एवरी इंडिया-पाकिस्तान गेम जो भी होती है, जिस एजेंडा पे भी होती है, हमारा एक ही मोटिव होता है। मुझे लगता है जो भी पाकिस्तानीज़ हैं, उनका भी यही मोटिव होना चाहिए कि हमारी टीम जीत जाए। बाकी ये जो फिर एट द कंटेम्परेरी टाइम्स पे भी होता है कि ये होता है, वो किया इसने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता हम इस वक़्त इन बातों पे या डिस्कशन करते होंगे कि मोहसिन नकवी ने क्या किया, उन्होंने कौन-सी अगेन किसको सस्पेंड किया गया, इन पे कोई बात होती ही नहीं। अगर एक पाकिस्तान के पास एक अच्छा टीम होता और वो इस मैच को जीत जाते। तो बस मेरा यही कहना है, जी, बाकी जी, कोई जी, थैंक जी, यू। टूकस भाई बहुत-बहुत शुक्रिया और भी काफ़ी लोग हैं, मैं उनकी तरफ जाता हूँ। यासिफ राना काफ़ी देर से बात करना चाह रहे हैं। मदर भाई थैंक यू सो मच। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि टी20 इंटरनेशनल टीम में क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हसन नवाज़ हालाँकि वो ओपनर था, चलें हमने नीचे कर दिया, 4 पे खेले, 5 पे आए आपका हैदर अली, नंबर 6 पे आपका अब्दुल समद या इरफान नियाज़ी में से एक हो, 7 पे आपका कैप्टन शादाब हो, 8 पे नवाज़ और शाहीन अफरीदी वाइस कैप्टन हो। बस ये मुझे पता है कि ऐसा नहीं हो सकता और बाबर आज़म को तो आपने रखा ही नहीं प्रॉपर टीम वन में डाउन यार, प्लेस। इतनी इतनी चेंजेस किए हैं तो बाबर आज़म को भी ले आएँ। नहीं, नहीं देखें मज़हर भाई 4 पे हसन नवाज़, हैदर अली 5 पे, 6 पे हिटर प्रॉपर और शादाब आपका कैप्टन हो। इस पे आप अपनी ज़रा राय दीजिएगा। बाबर को तो मैं डेफ़िनेटली चाहता हूँ कि वो आए परफ़ॉर्म करके आए और अपने आप को इम्प्रूव करके आए। 150 के स्ट्राइक रेट से ही खेल ले, लेकिन थोड़ा-सा रिलैक्स होके आए। ये ज़रा काइंडली बता दीजिएगा और कैप्टन शादाब और वाइस कैप्टन शाहीन अफरीदी। थैंक यू। यार देखें, कैप्टन शादाब पे तो मैं एग्री कर सकता हूँ, बाकी वाइस कैप्टन मेरा नहीं ख़्याल कि कोई इतनी ज़रूरत है। मैं तो बहुत देर से मेरा ओपिनियन है कि पाकिस्तान की टी20 टीम का जो कैप्टन है, वो शादाब को ही होना चाहिए था, स्पेशली आफ्टर बाबर। जब आपने बाबर को हटाया था, तो उसके बाद आई थिंक कि शादाब को ही होना चाहिए था, लेकिन अ, बस यही है, हमें वो चाहिए परफ़ॉर्मेंसेज़ हर मैच में, तभी हम प्लेयर को मानते हैं। तो वो अब शादाब के अगर कुछ मैचेज़ बुरे गए हैं, तो फिर वो तो टीम से ही बाहर हो रहा था। तो इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन मैं कुछ नए लोगों की तरफ जाता हूँ, ये ज़की हैदर हैं, ये बात करना चाह रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, देखिए, बाकी सारी चीज़ें तो आपने डिस्कस करी हैं, लेकिन एक चीज़ मैं थोड़ा-सा सोच रहा था और आप इस पे ज़्यादा बता सकते हैं, कि देखिए एक वीडियो एनालिस्ट भी होते हैं टीम में और डेफ़िनेटली होंगे हमारी टीम में भी। हमारे प्लेयर्स में अभी ये बात क्यों नहीं देखने में आ रही है कि बॉलर्स पे मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वर्क कर रहे हैं कि जी, क्यों नहीं ये इस काबिल होते हैं कि बॉलर्स को देख के समझ जाएँ कि जब वो इस तरह जाता है तो वो उसका ये वाला बॉल बाहर निकलता है, ये वाला बॉल अंदर आता है। हम कोई मुरलीधरन और शेन वॉर्न या सकलैन मुश्ताक की बात नहीं कर रहे हैं, ये अक्षर पटेल की बात कर रहे हैं। हमसे ये नहीं खेला जा रहा, हमसे महाराज नहीं खेला जाता, सीधे-सीधे बॉलर जो कि ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट। तो ऐसा क्यों है कि ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल लेवल पे बॉलर्स पे काम नहीं हो रहा है। मतलब आप जैसे अभी आपने बोला कि जी सिंगल्स नहीं लेते, तो मेरा ख़्याल है जब आप बॉल स्पिन को ऑफ द पिच आप रीड करते हैं, तो फिर तो आप वैसे ही फँस जाते हैं। यू आर ऑलरेडी 2 सेकंड्स लेट। तो मेरा ख़्याल है कि यहाँ पे
मुझे नहीं पता कि कर रहे हैं ये लोग काम कि नहीं कर रहे हैं, ये कर ही रहे होंगे, कि यार बॉलर्स के हाथ को देख के बॉलर की अलग-अलग चीज़ें होती हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि यार ये बॉलर अब ये करेगा। जब वो थोड़ा बाहर से आएगा तो उसका बॉल इधर जाएगा, जब वो अंदर से आएगा इसका बॉल इधर आएगा। अलग-अलग अम, ब क्या बोलते हैं उसको कि अपने स्टाइल से, अपने बॉलिंग एक्शन से वो अपने आप को कोई भी डिफरेंट टाइप की बॉल करते हैं। तो आपको पता होगा इस बारे में ज़्यादा, क्या आप कहते हैं इसमें? ये इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं, अभी वो रिसेंटली बात हुई थी आई मीन इसी स्पेस में कि हमारा जो सिस्टम है, पिचेज़ हैं, ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो कोचिंग है, ये चीज़ें यार बहुत इसके जो है ना वो डीप इश्यूज़ हैं। ये ऐसा नहीं है कि किसी एक अच्छे कोच को लेंगे या एवरेज लेंगे और वो आपको क्रिकेट सिखा देगा। ये चीज़ें बहुत नीचे से शुरू होती हैं, जिस तरह अभिषेक शर्मा की हम एग्ज़ाम्पल देते हैं, यार वो नीचे क्या नाम है, युवराज सिंह की कोचिंग निकल के या चलें अभिषेक शर्मा तो को तो एक युवराज सिंह मिल गया ना जो नहीं भी है किसी क्रिकेटर के साथ, जो आपकी क्लब क्रिकेट है, वहाँ पे जो कोचेज़ हैं, वहाँ पे जो लोगों की इंटेलिजेंस है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं यार। आप की जो क्रिकेट है, वो इस टाइम उन लोगों के हाथ में है जो कि क्रिकेट को ना समझते हैं, ना वो क्रिकेट खेले हुए हैं और जो खेले भी हुए हैं, उनके ऐसे-ऐसे बाज़-औक़ात ओपिनियंस होते हैं कि यार बंदा जो है वो अक्सर सर पकड़ के बैठ जाता है कि यार ये अब यूसुफ भाई जो हैं, वेरी रिस्पेक्टेबल फॉर मी, पाकिस्तान के कैप्टन भी रह चुके हैं। अब कल-परसों वो टीवी पे कह रहे थे कि पाकिस्तान को इंडिया को सरप्राइज़ करना चाहिए कि इस मैच में शाहीन और फ़खर को ना खिलाएँ। ये माइंड गेम्स खेलें आप इंडिया के साथ। आप मुझे बताएँ दुनिया में कोई जो कि मैच खेला हो जिसने 1800 रन की 1 साल में, पाकिस्तान नॉन पाकिस्तानी है, वो इस तरह की बात कर सकता है? वो यही वो लोग हैं जिन्होंने क्रिकेटर्स जो है मैं अक्सर जो पाकिस्तान के जो भी करंट क्रिकेटर्स हैं, उनको अब देखें तो उनका जो इंटेलिजेंस का लेवल है ना क्रिकेट का, वो उस तरह से नहीं है जो इंग्लैंड में या बाकी जगहों के ऊपर है। तो जो आप बात कर रहे हैं, ये बहुत नीचे से काम होने वाला है, कि आप ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो है वो अच्छे कोचेज़ लेकर आएँ, आपकी अकेडमीज़ हों, तो ये तभी जो है ये चीज़ें ठीक होंगी। जो आप कह रहे हैं कि जी वो हाथ से जो है स्पिनर को रीड करें, ये चीज़ें इतनी अगर आसान होती यार, तो चाइना क्रिकेट टीम ना बना लेता, अमेरिका क्रिकेट टीम ना बना लेता। या जो बाकी कई इस तरह की टीम्स हैं जो 20-20 साल से खेल रही हैं 25-25 साल से खेल रही हैं, बांग्लादेश है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है, ये आपका जो सिस्टम है वो जो है ठीक होने वाला है। ये कोई मिस्टर क्रिकेट है, ये बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मदर भाई आवाज़ आ रही है आपको? जी, जी, आ रही है। अच्छा मदर भाई मेरा आपसे क्वेश्चन ये था स्पिन के रिलेटेड। पास्ट में हमने देखा है कि पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स थे मोस्टली स्पिन को अच्छा खेलते थे और हाथ से रीड करते हैं। लेकिन लास्ट आई थिंक 8-10 साल में जितने भी नए प्लेयर्स आए हैं इनको क्या इश्यू होता है? ये हाथ से मतलब रीड ही नहीं कर पाते। जी, उसमें ब बहुत बड़ा इश्यू ये है कि जो पास्ट में क्रिकेटर्स आते थे ना, वो बहुत फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल कर आते थे। वो एकदम से टीम में नहीं आ जाते थे, उनकी बेसिक्स और जो टेक्निक्स थी वो वहाँ से बिल्ड हुई होती थी। ये लोगों की एक मिसकंसेप्शन है कि जी इंज़मामुल हक को जो है वो नेट में देख के टीम में लेकर आ गए थे। इंज़मामुल हक ने जब 92 का वर्ल्ड कप खेला था उससे पहले वो कोई 3-4 हज़ार फर्स्ट क्लास के रन्स किए हुए थे उन्होंने। अब वो चीज़ें नहीं रहीं। अब ये एक डिफरेंट टॉपिक है कि जी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में प्लेयर्स क्यों नहीं खेलते, वहाँ पे इंसेंटिव ही नहीं है, ना कोई पैसे हैं, ना कोई फ्यूचर है। आपने साल में अगर 4-5 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, तो कौन जो प्लेयर है वो वहाँ पे जाके वो वाली मार खाएगा। इंग्लैंड के अंदर काउंटी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इंडिया में टेस्ट मैच की फीस ही $25,000 है। देन आपके जो स्टेट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो भी थोड़ा बेहतर हैं। तो वो जब जिस चीज़ में पैसे ही नहीं होंगे, तो वो वाली क्रिकेट कैसे बिल्ड होगी? तो फिर एंड पे आपको इसी तरह के ये प्लेयर्स मिलेंगे, ये ब्रॉयलर टाइप जो होते हैं। बस जो थोड़ी बहुत आप कह लें कि नेचुरल टैलेंट के ऊपर आ गए, 1-2 अच्छा सीज़न गया तो किसी अच्छी टीम के अंदर आ गए पीएसएल में, तो वहाँ से थोड़ी बहुत उनकी ग्रूमिंग हो जाती है। तो वो जो आपका वाला क्वेश्चन है, वो बहुत लंबा इश्यू है। दानिश खान बात करना चाह रहे हैं। थैंक यू मज़हर भाई शुक्रिया बहुत-बहुत। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सलमान आगा, अब वो जैसे भी कैप्टन बन गए हैं आ गए हैं टीम में और आपको उनकी कैप्टेंसी के अंदर ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है उनकी फील्ड प्लेसिंग में, उनके डिसीजन मेकिंग में कि जो है कि वो जो है वर्दी ऑफ कैप्टन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम? और अगर तो वो नहीं है, चलें मजबूरी में है अभी अगर नहीं है, तो आप किसको जो है नेक्स्ट कैप्टन देखते हैं पाकिस्तान की टी20 साइड का? थैंक यू।
यार देखें, मैं ना थोड़ा-सा इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि अभी एक टूर्नामेंट चल रहा है और मैं बीच में ये ओपिनियन देना ये कर दूँ कि यार इसको कैप्टन होना चाहिए। ये जो है ना वो आई थिंक जो थोड़े फैन्स हैं या जो एक लेमैन वाली अप्रोच है, मैं इस चीज़ के फ़ेवर में नहीं हूँ। मैं तो ये भी इवन दो कि आई पर्सनली थिंक कि बाबर आज़म को इस टीम में होना चाहिए। बट मैं ड्यूरिंग द टूर्नामेंट ये बात नहीं करूँगा कि मैं ट्वीटिंग करना शुरू कर दूँ और बाबर आज़म को वापस लेकर आओ, वी आर मिसिंग यू, ये वो। ये बहुत ही जो है ना बचकाना सी चीज़ होती है। हर चीज़ की हर चीज़ की बात करने का एक टाइम होता है। तो वो आई थिंक कि अभी ये टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे ये बात करूँ कि जी किसको कैप्टन होना चाहिए। सलमान आगा को कैप्टन बनाने का मकसद ये था कि वो पाकिस्तान की अप्रोच को चेंज करे, बैटिंग अप्रोच को। आपको एक ऐसा वो एज़ ए बैटर जो है वो इतना अच्छा प्लेयर नहीं है जितने आपके बाकी अच्छे कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अच्छे बैटर्स हैं, द लाइक्स ऑफ बाबर, अब्दुल्ला शफ़ीक, ये बहुत बेहतर प्लेयर हैं सलमान से, लेकिन वो बाहर हैं टीम से। क्योंकि वो सलमान के अंदर जो अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि वो एक उसकी डायनामिक अप्रोच थी कि थोड़ा आप जो बात करते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट की, बेशक आप उसको एग्ज़ीक्यूट अभी नहीं कर पा रहे, बट एट लीस्ट जो है वो आपने ट्राई तो की है। तो वो उसमें मेरा ख़्याल है कि उसको थोड़ा-सा टाइम देना चाहिए और वो टाइम से मुराद जो है ना वो 1-2 साल होते हैं। ये नहीं है कि बस अभी एक मैच हार गए हैं या एक सीरीज़ हार गए हैं तो अब चेंज कर दो। तो तो मेरा क्वेश्चन ये है जस्ट अभी आपको कोई चीज़ ऐसी नज़र आई है उसके अंदर? यार जी बैटिंग में देखें बैटिंग ऑर्डर को चेंज करना अपनी पोज़ीशन को 1-2 बार उसने सैक्रिफाइस किया इवन दो कि आई डोंट एग्री कि लास्ट 1-2 इनिंग्स में वो थोड़ा जल्दी आ गया है और आई होप कि ये वन ऑफ ही होगा, कोई ट्रेंड ना बन जाए कि अब वो हसन नवाज़ से खुद ऊपर आता जाता ऊपर आ रहा है। बट ये है कि जो जिस तरीके से उसने बांग्लादेश में या इवन वेस्ट इंडीज़ वाले मैचेस में उसने कप्तानी की थी बैटिंग को लेके, वो तो अच्छी है। बॉलिंग में यार देखें जिस तरह आपकी बैटिंग, बॉलिंग वक़्त के साथ-साथ इम्प्रूव या मैच्योर होती है, कैप्टेंसी भी उसी तरह ही है। तो थोड़ा-सा दे दें उसको टाइम, आप ज़्यादा बेहतर उसको तब जज कर सकते हैं जब आप कोई बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल गए हों, डिफरेंट ओपोनेंट्स हों, अच्छे ओपोनेंट्स हों, डिफरेंट कंडीशंस हों, तो उसके बाद आई थिंक कि हम एक बेहतर ओपिनियन उसके ऊपर बना सकते हैं। बट अभी के लिए आई थिंक ही इज़ नॉट अ बैड चॉइस। वो ठीक है, उसको इस एशिया कप में तो अभी है ही, आगे भी उसी को कंटिन्यू करना चाहिए अंटिल द टी20 वर्ल्ड कप एट लीस्ट। अ हादी रिज़वी हैं ये बात करना चाह रहे जी, अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई। आई थिंक काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सिस्टमिक इश्यूज़ की को पॉइंट आउट किया और काफ़ी सही पॉइंट आउट किया और आई थिंक काफ़ी टाइम से हो भी रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम उस पे नहीं बात करूँगा क्योंकि वो डिस्कशन हो चुका है, थोड़ा कंटेम्परेरी रहते हैं। मेरा बस सवाल ये था कि करंट जो स्क्वाड है उसमें आप क्या कॉम्बिनेशन बेहतर देखते हैं अभी कंसिडरिंग के अ, फ़हीम की हमें ओवर्स की ज़रूरत नहीं है, जो कंडीशंस हैं यूएई में एट द मोमेंट फ़हीम का वेस्टेड स्पॉट लग रहा है नंबर 7, नंबर 8 पे। वो बंदा आता है, 2 बॉलें खेलता है, उसका चौका या छक्का लग जाए, तुक्के से तो लग जाए। तो उससे बेटर ये नहीं है कि हम एक ऑलराउंडर को हटा के या तो हम हारिस रऊफ को खिला लें, जो कि टी20 का मंझा हुआ बॉलर है, सब माना-जाना बॉलर है, हर तरह की कंडीशंस में खेल चुका है। ठीक है, वो स्पिनिंग कंडीशंस हैं, लेकिन फिर भी एक आपके पास क्वालिटी ऑफ बॉलिंग अलग हो जाती है, जब आप हारिस, शाहीन, अबरार, सुफ़ियान चारों को खिलाएँ। बैटिंग डेप्थ की जहाँ तक बात की जाए तो आई थिंक शाहीन ने सबको दिखा दिया कि भाई ठीक है, हमें हर मैच में शायद नहीं लेकिन फिर भी एवरी अदर गेम ही कैन बी द पिंच हिटर कि 1-2 छक्के आपको लगा के दे दे। वही जो काम फ़हीम कर रहा है, ठीक है? तो एक तो कॉम्बिनेशन की बात और दूसरा ये कि इंडिया के खिलाफ मोस्ट लाइकली अगले संडे भी मैच होना है। तो ये वाला तो हम देख चुके क्या हुआ है। आपको क्या लगता है कि क्या स्ट्रैटेजी पाकिस्तान को अपनानी चाहिए? किस तरह अप्रोच करना चाहिए? स्पेशली अभिषेक शर्मा के अगेंस्ट जो कि हमने जी, जी, बोलिए वो गलती से म्यूट हो गया था। आप हैं माइक के ऊपर, हादी रिज़वी। जी, जी। अम, मैं मेरी बात कहाँ कटी थी? आप वो अभिषेक शर्मा पे तक पहुँचे थे। जी, तो अभिषेक शर्मा जो है वो 200 के करियर स्ट्राइक रेट से चल रहा है, तो डेफ़िनेटली हर टीम के लिए चैलेंज है और लेट्स से कि अगर आप उसको हमने इंडिया को पहले बैटिंग दी भी दी थी, अगर दी दे भी दी होती तो उसने स्टार्ट तो फिर भी उनको अच्छा देना था और फिर वहाँ से 9-10 का रन रेट लेके उन्हें 190, 200 का टारगेट आपको देना था। तो स्ट्रैटेजी वाइज़ आप क्या देखते हैं? इंडिया के मैच अगेन जो होपफुली संडे को हो नेक्स्ट और लाइनअप में क्या बेहतरी की जा सकती है? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि आप इंडिया को स्पिन बॉलिंग से और बैटिंग से नहीं हरा सकते। सिर्फ़ एक आपके पास जो चांस है ना, वो भी चांस है। मैं ये नहीं कह रहा हरा देंगे, वो फ़ास्ट बॉलिंग है। और जैसी भी पिच हो, इवन इस पिच के ऊपर भी आप 3 फ़ास्ट बॉलर जो हैं, वो आराम से खिला सकते हैं।
आपकी स्पिन बॉलिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। बारहा इस चीज़ के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ कि नवाज़, अबरार, साइम इन कंडीशंस में 3 स्पिनर्स काफ़ी हैं, देन आगा भी है अगर ज़रूरत पड़ गई। और मैं आपको ये भी बात बता दूँ और ये मेरी कई क्रिकेटर्स से इसके ऊपर बात हुई है, बाज़ औक़ात ये 7-8 बॉलिंग ऑप्शन होना भी कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। उसमें एक तो कैप्टन भी कन्फ्यूज़ हो जाता है कि जी मैंने जो है वो अब कैसे-कैसे कहाँ पे इसको यूज़ करना है, इतने ऑल-राउंडर्स हैं, इनको जस्टिफ़ाई भी करना है, तो मैं कैसे करूँ? दूसरा बॉलर भी जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। अब एक बॉलर है उसको वो बॉलिंग करनी आप खुद उस अपने आप को उस रोल के अंदर लेकर आएँ कि आप एक बॉलर हैं और आप खेल रहे हैं और 7 और बॉलर हैं आपकी टीम में या 6 और बॉलर्स हैं। आप इस माइंडसेट के साथ जाएँगे अक्सर अगर आप इनसिक्योर हैं या अगर आप एस्टेब्लिश नहीं हैं कि यार अगर मुझे 1 ओवर में मार पड़ गई ना तो मुझे तो दोबारा ओवर ही नहीं मिलना। ये भी होता है। ये मैं आपको बॉलर्स की या प्लेयर्स की साइकी बता रहा हूँ जो कि शायद ही आपको कोई बताए। ये हमारे यूट्यूबर्स को भी नहीं पता होगी जो सारा दिन बैठ के क्रिकेट के ऊपर बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ़ टीम को क्रिटिसाइज़ करना होता है। कोई टेक्निकल बातें बहुत कम करते हैं। तो यहाँ तक भी है कि ये इतने ज़्यादा बॉलर्स होना भी कोई अच्छी बात नहीं है। 6 तक हों, ठीक है, या फिर आपका जो कैप्टन है वो इतना कॉन्फिडेंट हो कि उसको पता है कि यार मैंने 7वें बॉलर को नहीं यूज़ करना, अगर कोई बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन हुई तो मैं करूँगा। वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो ये एक तो पाकिस्तान ने जो है ना वो बिट्स एंड पीसेस वाले जो प्लेयर्स हैं ना, ये आपकी टीम का कॉम्बिनेशन खराब कर रहे हैं। फ़हीम अशरफ ऑन एवरेज आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, फ़हीम अशरफ ने इस साल एक भी मैच मिस नहीं किया, व्हिच इज़ द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग फॉर मी मतलब कि जब से वो आया है, जब से उसका कमबैक हुआ है, उसके बाद से उसने एक भी मैच मिस नहीं किया। हर मैच खेला है वो और उसका रोल क्या है? उसने एंड पे आके 4-5 बॉल्स खेलनी है और मैच में उसने 2 या 1 ओवर करना है। उसने कोई 15 मैचेज़ के अंदर सिर्फ़ 2 मैचेज़ में 4 ओवर्स किए हैं, व्हिच मीन्स कि वो बॉलर है ही नहीं। उसको पाकिस्तान भी बॉलर नहीं मानता। रखा किस लिए हुआ है कि एंड पे आके 4-5 बॉल्स खेल लेगा। अब वो 4-5 बॉल्स जो हैं, वो तो शाहीन भी खेल सकता है, वो तो हारिस रऊफ़ भी खेल सकता है। और नॉर्मली आपका नंबर 8 बैटर गेम में तब आता है जब आप मैच हार गए होते हैं। वो बेसिकली फेस सेविंग होती है। आपको शर्मिंदगी से बचाने के लिए आता है। जिस तरह ये पिछले मैच में हुआ कि आपके 60 के ऊपर 6 आउट हो गए, तो चलो यार नंबर 8 आके हो सकता है 120 पे ले जाए, 110 पे ले जाए। ये काम कर सकता है नंबर 8 या नंबर 9 का बैटर। नंबर 8 या 9 का बैटर आपको मैचेज़ बहुत कम जितवा सकता है। आप मैं आप लोगों को ओपन चैलेंज देता हूँ, 400 लोग सुन रहे हैं ना, सारे जाके आप लोग रिसर्च कर लें। टी20 वर्ल्ड कप में दिखा दें कितने नंबर 8 के बैटर्स ने आके मैच जितवाया हो आपको। एक वो कार्लोस ब्रैथवेट की इनिंग्स है और वो भी इस वजह से कि वो एज़ अ बॉलर टीम में खेल रहा था। वो 4 ओवर्स कर रहा था वर्ल्ड कप में, उसने उस फाइनल में भी 3 आउट किए हैं। और दिनेश रामदीन से वो ऊपर आया था, उसने तो 8 पे भी नहीं आना था। तो उसके अलावा आप कोई मुझे इनिंग्स निकाल के दिखा दें जिसमें नंबर 8 ने आके आपको कोई बड़ा मैच जितवाया हो। सिर्फ़ फेस सेविंग के लिए होता है नंबर 8 जो पाकिस्तान इस टाइम फ़हीम अशरफ से काम ले रहा है। अच्छा, तो इसमें मज़हर भाई, इसमें जो काउंटर आर्गुमेंट बनती है यूजुअली जो जो यूजुअली कोचेज़ देते हैं या प्लेयर्स देते हैं, वो ये देते हैं कि जी 8 तक बैटिंग होगी तो ऊपर वाले खुल के खेलेंगे। तो हमें तो वो भी अच्छा नज़र मुझे ये नहीं बात आती। बताएँ चलें मैं इसको भी मैं अच्छा किया आपने ये वाला टॉपिक भी छेड़ दिया, ये भी बात होती है। आप सिर्फ़ प्लेयर्स को मेंटल रिलैक्स करने के लिए जो है नंबर 8 का प्लेयर खिला रहे हैं फिर। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपने अपने बैटर्स को सिर्फ़ साइकोलॉजिकली तो भाई उनको फिर नंबर 8 के ऊपर किसी साइकियाट्रिस्ट को रख लो जो आके उनको थोड़ी-सी मोटिवेशन दे दे कि जी खेलना कैसे है। ये कौन-सी स्ट्रैटेजी है कि आप नंबर 8 पे बैटर इस वज़ह से खिला रहे हैं कि यार वो ओपनर जो है ना उसके ज़रा दिल को तसल्ली मिल जाए कि नीचे कोई है। और नीचे है कौन जिसने आगे 5 गेंदें खेलनी है। तो आपकी तो यार टेल पूरी दुनिया में आजकल ऐसे खेल रही है ये शाहीन, हारिस, नसीम आपकी टेल इतनी वीक नहीं है। आप जब मैच जीतेंगे तो वो टॉप 6-7 से जीतेंगे, 8 वाला मैच आपको नहीं जितवा सकेगा। ये आप मेरी बात लिख लें, सिर्फ़ आपको शर्मिंदगी से बचा सकता है नंबर 8 का बैटर। कोई आउटलायर हो सकता है, कोई 50 मैचेज़ के बाद मेबी कोई एक आधा मैच हो जाए, इत्तेफ़ाक हो जाते होते हैं। बट ऑन कंसिस्टेंट बेसिस नंबर 8 का बैटर आपको मैच नहीं जितवा जितवा सकता और ना ही जो है कोई टीम अपना बॉलर इस वज़ह से सिलेक्ट करती है कि वो आपको नंबर 8 पे बैटिंग कर हाँ, देखें अगर जो है इत्तेफ़ाक से कोई ऐसा प्लेयर है, जो अच्छा बैट्समैन भी है और बॉलर भी है अच्छा जिस तरह अक्षर पटेल है। वो एज़ अ बॉलर टीम में आता है, बट बैटिंग भी कर लेता है। दैट मेक्स सेंस। पैट कमिंस है, एज़ अ बॉलर टीम में आता है, बैटिंग भी कर लेता है, दैट मेक्स सेंस। शाहीन अफरीदी एज़ अ बॉलर टीम में आता है, नंबर 8-9 पे आके हिटिंग कर लेता है, दैट मेक्स सेंस। बट आप बाय डिज़ाइन ये काम नहीं कर सकते कि यार हम जो है ना अपना 5वाँ बॉलर उसको खिलाएँगे जो थोड़ी-सी बैटिंग भी कर ले।
दैट्स अ वेरी वेरी डिफेंसिव मूव। और पाकिस्तान दे हैव बीन डूइंग इट फॉर लाइक 15-16 गेम्स नाउ। आई होप कि वो ये इस चीज को रियलाइज करें कि आप अपनी बॉलिंग पे कॉम्प्रोमाइज करके सिर्फ अपने बैटर्स को तसल्ली देने के लिए आप अपनी बॉलिंग को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि जी नीचे कोई है आके आपको बचा लेगा। तो ये तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छी स्ट्रेटजी है। निल्ली हैं, ये बात करना चाह रहे हैं। Salam Arzabai. I'm going to speak in English just because my Urdu is not जी, strong जी, enough. जी। My first point I wanted to ask you is, yeah, obviously there's a lack of skill in the Pakistan batting at the moment compared to the highest level of teams, right? Now, often, I don't know if you remember England's test team when McCullum took over, they used their intent and approach to obviously try to make up for their perceived lack of skill, right? Do you actually think that in that game against India, Pakistan didn't go hard enough to then try and knock India off their plan because obviously they wouldn't have the skill as such to be able to score 170? And my second point is from the with the data that you like is used to select a team, is the data in Sri Lanka very heavily towards flat wickets, or is it similar to what we see where we see sluggish wickets in the UAE? सॉरी, आपका लास्ट क्वेश्चन क्या था? सॉरी, ये जो आपने You डेटा का know, पूछा। like your like the data we have on the Sri Lankan pitches, is that are they sluggish wickets, sort of Bangladesh UAE types, or are they flat wickets? Because I'm thinking ahead to the T20 World Cup. So recently, like couple of months ago, I wrote an article on the National, which was on the same subject. And what I found was the UAE and Sri Lanka, they are the two lowest scoring venues in the world in T20 cricket. So the average, like the average first innings there would be around 160. Maybe the par score, the winning par is 165. And also, I think the scoring rate is around 8, similar to UAE. I'm not saying they're as low as UAE, but sometimes you can get some very bad pitches or the pitches where it is difficult to make your strokes in Sri Lanka as well. So that's why we don't really see, I mean, team scoring 220, 230 in Sri Lanka. Uh, so yeah, going by that, I think Pakistan, they can expect similar conditions, or the other teams as well, I mean, who are playing in Sri Lanka. And to my first question, do you think they went hard enough to try and make up for that lack of skill? They did. I think they did. Because I mean, you are hitting four sixes, and still you are ending up with the 40 or 40 balls. So that means that maybe you were just one dimensional and only going for the big shots. So I'm talking about Farhan. So yeah, I think maybe they thought that they have to score like 170, 180. If they went Yeah. for like 160, would have been a winning total or at least a fighting total. So yeah, And I just agree. and just my final point, given that the conditions you said, sort of average condition scores in Sri Lanka and UAE are 160. Do you think then there's been a bit of lack of foresight with the approach and the players that they've selected? What I'm alluding to is, do you think they need to have like an Abdullah Shafiq or a Barber who can, if the scores are average around 160? I totally agree with you. I think one of Babar or Abdullah. I know that Abdullah is not a popular topic right now, but the way he played in the PSL, especially in the middle overs, and the way he attacked against spin, I think that Pakistan, they should be thinking about. I don't want to say it right now because obviously, I mean, there is a tournament going on, so I'm not saying that okay, Yeah, get this exactly. player out of the team and bring him in. But maybe in future, I think that is. I mean, that is one name which I think that Pakistan, they should be trying in T20 cricket as well, especially considering his recent performances in T20 cricket, and especially the fact that now he can bat in the middle order. We have too many top order batters. Babar, Rizwan, they're also top order batters. Fakhar, Farhan, even Hassan Nawaz was a top Yeah, order yeah. batter. So I mean, there are very few who can score in the middle overs, and Abdullah is one of them. So I will agree with you that I think either Abdullah or Babar, they should be in the team. हैदर अली हैं, ये बात करना चाह रहे अस्सलाम वालेकुम। हैं। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा मज़हर भाई, एक बात तो ये है कि पता नहीं मुझे पीसीबी या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है ना, वो आपके ट्वीट्स को सीरियस लेती है और नहीं, मैं आपके सीरियस ट्वीट्स को बड़ा सीरियस लेता हूँ। यार ना और किया मेरा करे ये प्लीज़ ख़्याल है यार, इतना ना ये ना किया करो।
अच्छा सुने तो सही। मैं ये बता रहा हूँ कि क्योंकि आपके जो ट्वीट्स हैं मैं काफ़ी अरसे से ना फ़ॉलो कर रहा हूँ और मैंने ये एनालिसिस किया खुद भी, क्योंकि मेरी फ़ील्ड भी एनालिसिस से रिलेटेड है। तो मैंने जितना एनालिसिस किया ना, तो मैंने ये देखा कि स्टैट्स जो एक साइंस है वो बिल्कुल फैक्ट्स के ऊपर बेस करती है और आप जो भी एनालिसिस करके बताते हैं ना स्टैट्स के ऊपर, वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। आपने जिन नॉट नॉट ओनली रिलेटेड टू पाकिस्तान क्रिकेट बट अदर टीम्स के मुतालिक भी जो आप एनालिसिस देते हैं ना, तो वो वैसे ही होता है और उसको आप जब प्रेडिक्ट करते हैं उस स्टैट्स की बेसिस पे तो 90% वो ठीक होती हैं। मेरा ख्याल है कि हमें भी ना इसी तरीके के एनालिसिस एनालिटिकल की ज़रूरत है जो ऐसा डाटा एनालिस्ट करके दे। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो ये एक मेरा एक तो कॉम्प्लीमेंट था जो मैं देना चाह रहा था। दूसरा मेरा जो सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान में जो भी प्लेयर आता है, वो साइम अयूब हो, वो हारिस हो या वो कोई भी हो, अच्छा ये स्टार्ट में ना लगते टेक्निकली बहुत अच्छे हैं कि यार ये खेलते हैं स्ट्रेट बैट के साथ। लेकिन जब वो कुछ अरसा गुज़रता है ना वो एक स्लोगर्स बन जाते हैं। अब साइम अयूब को देखें इसकी जो ऑस्ट्रेलिया में, जो साउथ अफ्रीका में जो इनिंग्स थी और इसके इवन ज़िम्बाब्वे में वो स्ट्रेट बैट के साथ खेल रहा था। अभी रिसेंटली वो जितनी दफ़ा इवन दो कि उसने पिछली 5-6 इनिंग्स में 2-3 फिफ्टीज़ की हैं। लेकिन उसमें आपको नज़र आएगा कि वो स्ट्रेट बैट से खेल रहा है। लेकिन जब भी वो आउट हो रहा है ना, वो क्रॉस बैट के साथ खेलने में की कोशिश में आउट हो रहा है या अवे फ्रॉम द बॉडी खेलते हुए आउट होता है। इसी तरीके से हारिस को देख लें, हारिस जब आया था 2022 में जब इसने वर्ल्ड कप में 3rd पोज़ीशन पे आके बैटिंग की थी और काफ़ी अच्छा स्टार्ट दिया जिसकी वजह से पाकिस्तान फाइनल में भी पहुँचा था। बोल्ट को भी निकल के ये कवर ड्राइव पे भी चौके मारता रहा है और तो उसमें भी ये स्ट्रेट बैट से खेलता था। इवन कि इसने जब रिसेंटली सेंचुरी की है बांग्लादेश के अगेंस्ट, वो भी अगर ये खुद ही अपने हाइलाइट्स देख ले, तो वो स्ट्रेट बैट से खेला है, वो दोनों डायरेक्शन में खेला है। मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान टीम में ना इंटेंट के नाम पे एक रख लिया कि मिड विकेट पे सिर्फ हिट करनी है, स्लो खेलना है क्रॉस बैट के साथ। और फखर भी देख लें हालाँकि मतलब मैच विनर है, लेकिन उसकी मैच विनिंग इनिंग्स भी अगर आपको लास्ट को याद होगी, मुझे तो याद नहीं पड़ती जो प्रॉपर मैच विनिंग इनिंग्स 91 की जो उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हरारे में खेली थी। ज़िम उसके अलावा ट्राई सीरीज़ में, उसके अलावा मुझे नहीं नज़र आती कि कोई टी20 में उसने इस तरीके की मैच विनिंग इनिंग्स खेली हो। क्योंकि वो भी क्रॉस खेलता है और मतलब मैं एक चीज़ सवाल ये करना चाह रहा हूँ, अब अभिषेक शर्मा खेलता है, ये तिलक वर्मा खेल रहे थे, ये ना स्ट्रेट बैट के साथ खेलते हैं, एफर्टलेस इनकी शॉट नज़र आती है। हमारे बैट्समैन स्टार्ट ऐसे ही लेते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ज़्यादा अग्रेसिव खेलने के चक्कर में सिर्फ क्रॉस चले जाते हैं। मेरा एक तो ये सवाल है कि इसकी क्या वजह क्या हमें अगर बाहर बैठे हुए एक कॉमन मैन को नज़र आ रहा होता, तो क्या इसके ऊपर एनालिसिस नहीं होता? दूसरा जो मेरा पॉइंट था वो आपने मेरे ख्याल काफ़ी क्लियर कर दिया ये फ़हीम वाला। अगर फ़हीम का रोल आपने फ़हीम ने टीम में इंक्लूड करना ही है, तो क्यों उसको ट्राई क्यों नहीं करते मुख्तलिफ पिंच हिटर के तौर पे जैसे वो अक्षर पटेल को ऊपर भिजवा देते हैं या कोई और प्लेयर दरमियान में मिडल में भिजवाते हैं, हम क्यों नहीं उसको ऊपर ट्राई कर लेते? अगर किसी मैच में वो कोई प्लेयर्स आउट हो गए ऊपर से 1-2 तो उसको ऊपर भेज के देख लें कि यार वो ऊपर कैसी परफ़ॉर्मेंस करता है या कभी पावर प्ले में भेज के देख लें कि अरे किसका वहाँ कह पे रहे हैं कोई आप? आउट को किसको ऊपर भेज दें? फ़हीम अशरफ को। अगर उसको खिलाना इतना ही ज़रूरी है, मेरे ख़्याल में उसकी टीम के में जगह नहीं बनती। मेरे ख़्याल में उसकी जगह नहीं बनती, उसकी जगह पे आप मेरे ख़्याल में उसकी जगह जो इस जगह पे फ़हीम अशरफ की जगह पे ना प्रॉपर जगह बनती वो है बाज़ अफ़रीदी है, जो कि एक अच्छा ऑल-राउंडर बन सकता था, जो कि 4 ओवर का पूरा बॉलर है और जितनी हिटिंग फ़हीम अशरफ कर सकता है ना, मेरा ख़्याल है उतनी या उससे बेहतर ही कर सकता है वो भी या अगर उससे बेहतर नहीं है एट द मोमेंट उतनी तो कर सकता है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर फ़हीम अशरफ को खिलाना इनके लिए इतना ज़रूरी है, इतना वो कंपल्सरी है, तो उसको कि कभी पावर प्ले में ट्राई करके देख लेते हैं कि यार वो ऊपर जाके कैसा स्टार्ट देता है। क्या वो लंबी इनिंग्स खेलता है? क्या वो कोई 20, 22, 25 बॉलों में कोई 50 बना के कोई ऐसा कर सकता है? तो ये मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान बैट्समैन जब आते हैं स्टेट के साथ होते हैं और वो इंटेंट के नाम पे सिर्फ़ क्रॉस बैट से क्यों खेलते हैं? दूसरा ये, क्या फ़हीम अशरफ को की जगह पे बाज़ अफ़रीदी ज़्यादा सूटेबल नहीं है? थैंक यू अच्छा, सो मच। आपने वो काफ़ी लंबी बात कर ली। यार इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत बात हो चुकी है। अभी हम यही बात कर रहे थे कि ये चीज़ें यार सिस्टम से ना नीचे से आपकी बिल्ड होके आती हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं स्ट्रेट बैट की और ये ऐसा नहीं है कि वो इंडिया के प्लेयर्स ने या कोई और प्लेयर्स ने आके अभी सीखा है। वो बहुत लंबी एक आपके ग्रास रूट लेवल का इश्यू है। और दूसरा जो आपने रिसेंट बात की ना साइम की उसके अंदर मैं थोड़ा-सा मार्जिन दूँगा इनको पिचेज़ का भई अभी बहुत मुश्किल पिचेज़ पे ये मैचेज़ खेल रहे हैं। आप इंडिया को निकाल दें सिर्फ़, इंडिया एक डिफरेंट लेवल के ऊपर क्रिकेट खेल रहा है अभी, उनकी टीम बहुत अच्छी है। आप यार अभी इंग्लैंड ने 300 किए ना अभी ये लोग कह रहे थे, लोग ट्वीटिंग करना शुरू हो गए थे कि जी 304 कर दी है, दिस इज़ मॉडर्न डे क्रिकेट। यही इंग्लैंड की टीम 2 साल पहले बांग्लादेश गई है, किसी मैच में इनसे 160 नहीं हुआ, 3-0 हार कर आए हैं ये, 3-0 हारे हैं बांग्लादेश में जाके, इंग्लैंड की टीम। तो उन
उन्होंने तो नहीं फिर इस तरह की बातें की कि यार अब पूरी टीम चेंज कर दो। कंडीशंस क्रिकेट में वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आप देखें बहुत बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के भी, इंग्लैंड के भी, वो अपनी होम कंडीशंस में और होते हैं, इंडिया में जाते हैं आप उनके रिकॉर्ड्स देखें 15-15, 20-20 की एवरेज है उनकी, बहुत बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। ऑस्ट्रेलिया के कई ऐसे प्लेयर्स हैं यार, वो लेजेंड्स हैं, अपने मुल्क के अंदर लेजेंड हैं। लेकिन जब वो इंडिया में आते थे, सब कॉन्टिनेंट में आते थे, उनसे नहीं उस तरह परफ़ॉर्म होता था। तो ये कंडीशंस जो आप कह रहे हैं ना, साइम सीधे बल्ले से खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया में, वो ट्रू पिचेज़ थी। आप अभी भी साइम को साउथ अफ्रीका ले जाएँ, ऑस्ट्रेलिया ले जाएँ, वो मैं रन्स बेशक वो ना करे, लेकिन वो इस तरह की शॉट्स नहीं खेलेगा जो अभी यहाँ पे खेल रहा है। तो आई थिंक कि वो वाला थोड़ा-सा एक इश्यू है और ये चीज़ें आपकी ठीक होती हैं एक्सपीरियंस के साथ। साइम 24-25 साल का बच्चा है यार, आपकी टी20 क्रिकेट इतनी ज़्यादा होती है, आपने साल में उसको 20-30 मैचेज़ खिला दिए हैं, तो क्रिकेट एक मैच्योरिटी का ताल्लुक थोड़ा-सा ऐज और एक्सपीरियंस के साथ भी होता है। तो आई थिंक कि थोड़ा-सा हमें इसके ऊपर सब्र करना होगा। अगर आप इंडिया में आप 1-2 की हमें एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं इसकी अभिषेक शर्मा की, वो एक वन ऑफ सीन है, उसका अच्छा स्टार्ट हो गया है, लेकिन इंडिया ने कई प्लेयर्स को बैक भी किया है। संजू सैमसन कोई नया प्लेयर थोड़ी है। ये 10 साल से तो मैं इसको सुन रहा हूँ। कई जगहों पे इसको लेकर आए हैं, एडजस्ट करवाया, बैटिंग ऑर्डर चेंज किया। आप देख लें उन्होंने बैक किया, केएल राहुल का आप टेस्ट रिकॉर्ड निकाल के देख लें, कितना बैक किया हो। ऋषभ पंत का आप टी20 रिकॉर्ड निकाल के देख लें। मैं अभी भी कहता हूँ आप अगर सिर्फ स्टैट्स के मैं ये नहीं कह रहा कि प्लेयर वो बेहतर है। आप इफ्तिखार का रिकॉर्ड रखें सिर्फ टी20 का बैटिंग रिकॉर्ड और ऋषभ पंत का रखें। 19-20 का ही फ़र्क है सिर्फ। हालाँकि कितना बड़ा प्लेयर है वो ऋषभ पंत, टेस्ट क्रिकेट खेलता है, बड़े-बड़े मैचेज़ जितवाए हैं, तो बाज़ औक़ात आपको प्लेयर्स को बैक भी करना पड़ता है। शुभमन गिल को उन्होंने बैक किया है, टेस्ट क्रिकेट में। इस एवरेज के साथ पाकिस्तान का कोई आप इमेजिन कर सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में जो शुभमन गिल की शुरू में 25-30 मैचेज़ में एवरेज थी? कोई पाकिस्तान का प्लेयर में जो है वो उसको हम इतना बर्दाश्त करते। तो मिसालें देने पे बहुत ज़्यादा हैं, कंपैरिज़न कोई नहीं है। ये पाकिस्तान के प्लेयर्स का मैं किसी का कंपैरिज़न नहीं कर रहा, ये सारे बहुत बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, जिनका मैंने नाम लिया है। बट पॉइंट इज़ कि बड़े प्लेयर्स को भी बाज़ औक़ात आपको बैक करना पड़ता है। हम छोटे प्लेयर्स को भी नहीं करते। फराज और जमील हैं। अब्बास अफ़रीदी वाला बता दीजिएगा बस, यार अब्बास अफ़रीदी आपके ख़्याल अब्बास नहीं, मैं उससे थोड़ा-सा डिसएग्री करूँगा। मैं ये बात से एग्री कर सकता हूँ कि फ़हीम की जगह एक बॉलर होना चाहिए, बट अब्बास जो है वो अभी सॉल्यूशन नहीं है। आप अगर अब्बास को भी देखें ना, तो उसकी पीएसएल में बॉलिंग के बहुत इश्यूज़ हैं यार, वो डेथ ओवर्स में बहुत ज़्यादा उसका इकॉनमी है और मोस्टली ना वो पावर प्ले में बॉलिंग करता है, ना वो आखिरी 4 ओवर में करता है। सारा मिडल ओवर्स में करता है, वहाँ पे आपके स्पिनर्स लगे हुए हैं। तो वो मेरा अभी सीपीएल में भी आया तो वो ड्रॉप हो गया। वो सीपीएल में भी उसने 2-3 मैचेज़ खेले हैं तो उसकी टीम में जगह नहीं बनी। तो आई थिंक के प्रॉपर बॉलर होना चाहिए समबडी लाइक नसीम शाह, वसीम जूनियर इवन खुरम शहजाद यार कोई नया बॉल कर सलमान मिर्ज़ा को खिला लो यार फ़हीम की जगह, कोई नया बनने वाला तो होगा। तो आई थिंक एक प्रॉपर बॉलर होना चाहिए। अच्छा ये अच्छा चलें ठीक है आई थिंक काफ़ी बात हुई है, काफ़ी लंबी स्पेस हुई है आप लोगों से बातें की। मेरा ख़्याल है कोई अभी माइक के ऊपर जो बात करना चाहिए? मेरा ख़्याल है मैंने सबका जो है वो ले लिया था ओपिनियन। बाकी आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट विद द कमिंग पाकिस्तान गेम्स होपफुली आपकी टीम जो है वो आपको ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं करेगी। ओके, थैंक यू।